जय भारत एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग सर्कल का सेकंड दिन है वैसे ये, और कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो बोल रहा है क्या है कि द एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एंड द पेयर ऑफ लाइंस रूट 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4xy। ठीक है, क्या क्या है इसके अंदर? चलो इसमें तो दो सर्कल दे दिया जिसका सेंटर जो है आपको दिखाई दे रहा होगा कितना है, ये है 0,0 बराबर ना। इसका सेंटर उसका सेम है, तो दो सर्कल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो पहला सर्कल जो होगा देखो ये वाला होगा, ये पहला सर्कल, और दूसरा जो सर्कल है इसी के एग्जैक्ट मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रिक है, तो शायद उसका ये बन जाएगा ऐसा कोई सर्कल। ठीक है, जिसका सेंटर दोनों का सेम ही है। ओके, तो यहाँ पे ये इसका सेंटर है और सेंटर कितना होगा, 0,0 होगा, ओरिजिन ही है। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ पे एक चीज दे दिया है क्या, ये यहाँ पे और एक इक्वेशन दे दिया है ये, और ये क्या है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। क्यों? ये क्योंकि वो होमोजेनियस इक्वेशन है ना। होमोजेनियस इक्वेशन अगर है तो इसका मतलब पासिंग थ्रू ओरिजिन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होते हैं। तो अगर जब मैं इसको प्लॉट करूँ तो ये ओरिजिन से पास करने वाले दो स्ट्रेट लाइन से, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मतलब ये कैसे पास कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ होगा सिचुएशन। ठीक है, अब एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल्स एंड द लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस, मतलब इन दोनों के बीच का एरिया कितना आएगा ये हमको बताना है। तो एरिया कितना होगा, तो एरिया होगा देखो, एक तो ये वाला पार्ट, इन दोनों के बीच का ये वाला पार्ट हो सकता है बराबर, इतना और इतना। ठीक है, इतना एरिया होगा बराबर, या फिर क्या हो सकता है, ये ऊपर वाला भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ कंडीशन दिया नहीं है, तो ये वाला भी पार्ट हो सकता है बराबर ना। तो ये वाला पार्ट या फिर ये वाला पार्ट। वैसे यहाँ पे देना चाहिए था कि ये मतलब कौन सा चीज़ होना चाहिए, मतलब लेस देन और इक्वल्स टू वैसा देना चाहिए, क्योंकि बाउंडेड एरिया तो ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है, फिर ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है। ठीक है, मतलब इस एंगल के हिसाब से जो एरिया बनेगा वो तो ये बनेगा, ये वाला, क्योंकि ये दोनों अपोजिट तो सेम ही होते हैं, ये दोनों बन जाएगा। ठीक है, और अगर समझो इस एंगल की बात करते हैं, ऊपर वाले इस एंगल के हिसाब से बात करते तो ये वाला एंड ये वाला जो एंगल दोनों सेम ही होते हैं ना, ये ऊपर वाला नीचे वाला, तो ये वाला बन जाएगा, मतलब एंगल के हिसाब से जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, वैसे क्वेश्चन जो है उतना क्लियर नहीं दिया हुआ है, मतलब कौन सा एरिया लेना है हमको। तो हम क्या करेंगे कि ये दो एरिया निकाल के देख लेंगे या फिर ये दो एरिया निकाल के देख लेंगे, जिसका भी आंसर आएगा वो हम लोग ऑप्शन में से मैच करा लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन वैसे ही इनकम्प्लीट है। वैसे आपको क्या क्या मालूम है, देखो ये आपको ये वाला एरिया मालूम, ये मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मालूम है, ये पहले वाले सर्कल का रेडियस है, कितना होगा ये 2 होगा। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो छोटा सर्कल है उसका भी रेडियस मालूम है, ये कितना है, 1 के बराबर है। तो बस अब ये अगर एंगल निकल जाता तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा। ठीक है ना, तो एंगल निकालने के लिए जो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं हम लोग, ये निकालते हैं tan थीटा इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 1, ये 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस होता है ए बी डिवाइड बाय होगा ये प्लस बी। ये शायद आपको मालूम हो जाना चाहिए और होना भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितना है, √3, बी की वैल्यू कितना है, √3 है, और 4xy इधर आके 2h की वैल्यू कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इसका मतलब कितना आना चाहिए, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ कितना आना चाहिए, स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 4, माइनस ए की वैल्यू कितना है √3, और बी की वैल्यू कितना है, वो भी है √3 बराबर ना, और डिवाइड बाय कितना आएगा a प्लस बी, मतलब कितना √3 प्लस हो जाएगा √3। ये समझ में आ रहा है क्या? ओके, इसके बाद सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है, ये होगा 2 और ये होगा 2√3, तो 2 कैंसिल होके यहाँ पे होगा √3 इंटू √3 मतलब 3, तो होगा 4 - 3, मतलब ऊपर तो आ गया सिर्फ 1 और नीचे आ जाएगा √3। समझ में आ रही बात आपको? मतलब कितना हो गया, tan थीटा के लिए अगर 1/√3 आ रही है, इसका मतलब थीटा जो होगा तुम्हारा कितना होना चाहिए, π/6 होना चाहिए। अगर ये π/6 है, ठीक है, मतलब ये एंगल अगर π/6 है, इतना एंगल अगर π/6 होगा तो ये वाला कितना होगा, ये वाला, तो π - π/6 लीनियर एंगल होता है, तो π - π/6 कितना हो जाएगा, 5π/6 होगा बराबर ना, 5π/6 होगा। ओके, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, देख लो फिर से एक बार। ओके, सही है। तो अब ये तुमको क्या चाहिए, ये एरिया चाहिए तुमको, इतना एरिया चाहिए। ठीक है, कितना, यहाँ से लेकर, मतलब ये जो यहाँ से लेकर इतना, ये तो होगा सेक्टर का एरिया। ठीक है ना, जिसका एंगल कितना है, π/6 है और रेडियस कितना है, 2 के बराबर है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर ये होना चाहिए हाफ टाइम्स होता है कितना, ये r² थीटा बराबर ना, r² थीटा होता है।
तो हाफ टाइम्स आर स्क्वायर थीटा। अगर थीटा अगर टोटल कंप्लीट लेते हैं एंगल, मतलब 2 पाई लेते हैं तो पाई आर स्क्वायर बन जाएगा ना ये। तो ये होगा एरिया ऑफ सेक्टर। तो अब तुमको चाहिए क्या, तुमको अगर इतने पोर्शन का अगर एरिया चाहिए इतने वाले का, तो कैसे निकलेगा, तो ये टोटल जो सेक्टर है इतना, उसमें से तुमको इतना सेक्टर का एरिया माइनस करना पड़ेगा। मतलब छोटे वाले ट्रायंगल का जो सर्कल बन रहा है उसका जो सेक्टर है वो बड़े वाले ट्रायंगल सेक्टर के एरिया में से घटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर, ये बड़ा वाला मतलब जिसका आर कितना है 2 है, उसके लिए जो एरिया ऑफ सेक्टर बनेगा उसमें से क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर जिसका रेडियस कितना होगा 1 है वो घटा देना पड़ेगा। तो ऐसा करने से आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये इधर वाला मतलब ये A1 बोल देते हैं इसको, तो ये तुमको मिल जाएगा A1, ये मिल जाएगा। तो बस फिर ये बड़ा वाला सेक्टर का एरिया कितना आ जाएगा, हाफ टाइम्स हो जाएगा आर स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 4 इंटू होगा थीटा, थीटा कितना है π/6 है, माइनस इधर से कितना आ जाएगा, हाफ टाइम्स हो जाएगा कितना, इधर से आर स्क्वायर मतलब हो जाएगा 1 और होगा थीटा, थीटा कितना है π/6 है। तो देख लो कितना हो रहा है ये शायद हो जाएगा 4 पाई में से अगर 1 पाई घटा देते तो 1/2 तो कांस्टेंट कॉमन है, तो ये बन जाएगा 3 π/6। ओके, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा शायद π/4, बराबर है क्या, कैसे, तो ये होगा 3 और ये 2 होगा, तो ये 2 और 2 4 होगा। तो ये हो गया A1 का एरिया इस साइड का। तो इस साइड का एरिया और इंटू इस साइड का एरिया कितना हो जाएगा, 2A1 हो जाएगा। तो 2A1 मतलब कितना आना चाहिए, 2A1 का आंसर आ जाएगा कितना π/2 हो जाएगा। सही है। तो ये होगा, देख लो ये ऑप्शन में है क्या, ये अगर ऑप्शन में है तो बस ये ऑप्शन में है। ठीक है, अब ये वाला तो ऑप्शन में है क्या, ये वाला भी ऑप्शन में है क्या, देख लो ये वाला एरिया इसका और इसका एडिशन है ना, इसका। तो ये देख लो, एक तो एरिया कैसे बन रहा है, एक तो इससे बन रहा है, या फिर इससे बन रहा है, या फिर इससे बन रहा है, फिर इससे बन रहा है। अब ये दोनों का एरिया अगर टोटल में से घटा देते हैं हम लोग तो ये दोनों का मिल जाएगा ना आराम से हमको। तो इसलिए क्या कर लेते हैं हम लोग, तो वो जो शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन कितना बनेगा देख लो, ये हो जाएगा πr² कितना 2 के लिए, तो πr² माइनस है कितना π/1 का स्क्वायर, ये होगा ना। समझ में आ रहा है कि ये टोटल एरिया में से छोटे वाले का एरिया घटा देते तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई, तो कितना आ जाएगा ये 4 पाई माइनस पाई, ये होना चाहिए 3 पाई, बराबर, ये होगा 3 पाई। ओके, तो देख लो फिर कितना आ जाएगा, ये होगा 3 पाई। तो अब 3 पाई में ये 3 पाई है और ये जो इस वाले का एरिया कितना होगा π/2 होगा, तो 3 पाई माइनस π/2 कितना आना चाहिए देख लो, 3 पाई माइनस हो जाएगा π/2 कितना हो रहा है, ये होगा 6 माइनस पाई मतलब हो जाएगा 5 π/2। तो ये एरिया आना चाहिए, मतलब दूसरे रीजन का एरिया कितना हो जाता 5 π/2 और इसका हो जाता π/2। तो ऑप्शन है क्या 5 π/2, अच्छा ये भी तो है। तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी दिया हुआ है, तो इनको देना चाहिए था यहाँ पे इनइक्वालिटी, वैसे ऐसा कुछ देना चाहिए था, लेस देन और इक्वल्स टू या फिर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो क्या होगा कि उसके हिसाब से आपको एक तो ये एरिया निकालना है, फिर ये एरिया निकालना है, वो समझ में आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इनइक्वालिटी ले लेते हैं, लेस देन और इक्वल्स टू ऐसा मान के चलते हैं। तो इसका मतलब कितना आना चाहिए, कौन सा रीजन होगा, देखो जब लेस देन और इक्वल्स टू होगा तो कौन सा भी एक पॉइंट रख दो इसके अंदर का, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा रीजन है। चलो ठीक है, ऐसा ही कर लेते हैं ना। तो इसको प्लॉट जब करेंगे तो देखो इसके जो स्लोप्स आएंगे कितना होगा, देखो ये होगा √3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस हो जाएगा √3 इंटू वाई स्क्वेयर और -4 इंटू हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, तो जो स्लोप्स आएंगे मतलब 2 लाइन जो आएंगे, 2 लाइन कैसे आएंगे, उसका जो चलो इसको कंप्लीट, इसका क्या इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा 3 आएगा ना। तो 3 के फैक्टर बनाना जो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन -4 आ जाए, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा ये। तो ये बन जाएगा √3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वेयर और ये होगा -3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई और माइनस हो जाएगा एक्स वाई और ये प्लस हो जाएगा √3 इंटू होगा वाई स्क्वेयर और इक्वल्स हो जाएगा 0। सही है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकाला तुमने, √3 इंटू एक्स कॉमन निकाला, तो यहाँ पे बनेगा x माइनस √3 इंटू वाई और इसमें से क्या कॉमन निकाला, माइनस वाई जब कॉमन निकाला तो ये होगा x माइनस हो जाएगा √3 इंटू वाई और इक्वल्स हो जाएगा 0। सही है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगी, एक तो आ जाएगी √3 इंटू वाई या फिर यहाँ पे आएगा √3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो 2 स्ट्रेट लाइन मिल रही है, एक का स्लोप कितना है, एक का स्लोप है π/6, इसका होगा कितना π/6 ना, y इक्वल्स टू कितना 1/√3। सही है। और यहाँ से कितना आएगा y इक्वल्स टू हो जाएगा √3x, मतलब एक का स्लोप हो जाएगा कितना, एक का स्लोप हो जाएगा π/3। तो इसका मतलब एक है यहाँ पे लाइन और एक है ऐसी लाइन,
बराबर ना, ऐसे दो लाइंस है। तो इसका मतलब क्या होगा कि बीच वाला जो पोर्शन है, मतलब ये जो एक्स एक्सिस है 1,0, ये इस लाइन मतलब ये एक तो दो पोर्शन है, कौन सा, एक ये बड़ा वाला पोर्शन जिसमें 1,0 आ रहा है, ये 1,0 आ रहा है, और जो छोटा पोर्शन जिसमें ये 1,0 नहीं आएगा, तो 1,0 इसके अंदर रख दिया। देखो यहाँ पे कैसा है, लेस देन और इक्वल था, तो इसको इधर लेके आए, तो यहाँ पे भी लेस देन और इक्वल 0 होना चाहिए। तो इसका साइन कितना आ रहा है देख लेते हैं हम लोग, ये 1,0 के लिए, तो ये होगा 1, ये होगा 0, मतलब ये 1 होगा, ये होगा 0 और ये भी 0 होगा, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। मतलब ये पोर्शन तो मतलब ये जो 1 पॉइंट जो है इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, बराबर ना। क्यों नहीं कर रहा, जब 1,0 इसके अंदर रख दिया तो ये √3 ये 0 और ये 0 हो जाएगा, कि y इक्वल 0 इसलिए, तो √3 लेस देन और इक्वल 0 नहीं होता है। इसका मतलब ये जो 1,0 जिस रीजन में है वो रीजन इसमें नहीं आएगा, मतलब ये वाला रीजन आ जाएगा, बराबर है क्या। तो इसका मतलब ये वाला रीजन और ये वाला रीजन ये पूरा कवर कर रहा है। मतलब जो एंगल छोटा है, छोटा एंगल कौन सा है इसमें, π/6, ये जो एंगल है वो एंगल के बीच का जो एरिया हमको चाहिए था, तो ये एंगल छोटा कौन सा है, π/6 है, तो ये वाला प्लस ये वाला है, तो इसका मतलब आंसर कितना आना चाहिए, π/2 आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब गड़बड़ दिया था, क्योंकि एरिया बाउंडेड बोला गया ना, तो एरिया बाउंडेड तो क्या होगा कि ये लाइन और ये, तो ये पूरा है ना, ये सर्कल और ये लाइन से बॉन्डेड का मतलब कितना होता है कि जितने भी कर्व दे दिया सारे का कुछ ना कुछ पार्ट उसमें इंक्लूड होना चाहिए। तो देख लो यहाँ पे, अब इस कर्व की इस एरिया की अगर बात करते हैं तो क्या होगा कि ये पार्ट भी कवर हो रहा है, मतलब छोटे वाले सर्कल का भी पार्ट कवर हो गया, ये बड़ा वाला सर्कल का भी पार्ट कवर हो गया, और ये लाइन का भी पार्ट कवर हो गया। तो सेम वे यहाँ पे वैसा हो रहा था, ये छोटे वाला का भी पार्ट कवर हो रहा था, यहाँ पे भी बड़े वाले का भी पार्ट कवर हो रहा है, और ये छोटे वाले ये मतलब स्ट्रेट लाइन का भी पार्ट कवर हो रहा है। मतलब इस वाले रीजन में और इस वाले रीजन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, हाँ अगर बाउंडेड की अगर बस ये पूरा ये दोनों सर्कल के बीच का अगर एरिया निकालने के लिए बोलता तो स्ट्रेट लाइन देने की जरूरत नहीं थी उसको। ठीक है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ थी, और यहाँ पे लेस देन और इक्वल 0 ले लेते, ये लेस देन ले लेते तो वो ये क्वेश्चन मीनिंगफुल बन जाता। ठीक है, आपको सिर्फ कंसेप्ट से मतलब होना चाहिए, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, देख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा सच दैट द एंगल थीटा बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द लैम्डा, 0 टू द सर्कल x² + y² इक्वल्स टू 4 लाइज इन 2π/2 से लेकर 2π/3 तक। ठीक है, तो इस वाली के लिए तो देखो सर्कल तो बहुत ही सीधा साधा है, मतलब जिसका सेंटर ओरिजिन है वही है। ठीक है, और यहाँ पे ये सर्कल हो गया, तो हम लोग निकाल लेते इसका x एक्सिस और ये होगा y एक्सिस। ठीक है, और ये हमारा सेंटर है ओरिजिन O, यहाँ तक सही है। अब हमारा जो पॉइंट है लैम्डा, 0 ये दिख रहा है तुमको x एक्सिस के ऊपर, तो मैं कहाँ पे ले लेता हूँ, चलो यहाँ पे इस साइड पे ले लेता हूँ, इस साइड पे x एक्सिस के ऊपर, मतलब चलो मान लेते कि ये पॉइंट है तुम्हारा, ये पॉइंट कौन सा है P, और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, लैम्डा, 0 है। ठीक है, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। अच्छा, अब यहां से तुमको क्या निकालना है, दो टेंजेंट निकालना था। ठीक है ना, ये होगा तुम्हारा पहला टेंजेंट, ये होगा दूसरा टेंजेंट। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसके लिए उसने रेंज दे दिया, कितना है, π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में है। ओके, अब हमको क्या करना है कि अगर ये एंगल π/2 से लेकर 2π/3 तक के बीच में अगर वेरी कर रहा है, तो ये जो लैम्डा होगा उसके लिए रेंज तुमको ढूंढना है, कितना आएगा। ये हमारे प्रॉब्लम का थीम है। ठीक है, मतलब अब क्या करेंगे, तो हम क्या कर लेते हैं कि पहले इस पॉइंट को ये मूव करके देख लेते हैं, मतलब इसको थोड़ा आगे भेज के देख लेते हैं। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल बनेगा थीटा, वो बढ़ेगा या फिर घटेगा, क्या लग रहा है आपको। जब ये पॉइंट आगे जाएगा तो जो एंगल है वो क्या होगा, एंगल कम होगा। समझ मेरी बात आपको, एंगल कम होगा, बराबर ना। और जब ये जो पॉइंट P है जब इस साइड पे आता है, इस साइड पे मतलब इस ये सेंटर की तरफ है, फिर इस सर्कल की तरफ आता तो जो एंगल होगा वो बढ़ेगा। ये चीज अगर क्लियर है तो फिर ये आगे वाला जो प्रॉब्लम है बहुत इजी है। ठीक है, क्योंकि जब आपको पता चल रहा है कि इस साइड जब आएगा तो एंगल बढ़ेगा और जब उस साइड पे जाएगा तो एंगल घटेगा, तो इसका मतलब अब दो सिचुएशन हम लोग बना लेते हैं। मतलब जो 2π/3 ये वाली केस अगर यहाँ पे है, ये जो एंगल है 2π/3 है टोटल, तो π/2 वाला जो होगा इसके आगे होगा। क्यों, क्योंकि π/2 एंगल कम है ना, तो इसका मतलब P उसके लिए क्या होना चाहिए, π/2 के लिए, तो ये दूसरी सिचुएशन होना चाहिए। इसका मतलब सीधा सीधा ये है, जो 2π/3 के लिए जो लैम्डा आएगा और π/2 के लिए जो लैम्डा आएगा उसके बीच का ही रेंज होगा हमारा लैम्डा का। समझ में आई बात आपको। तो बस ये वाला निकाल लेते पहले। तो 2π/3 के लिए पहले लैम्डा के लिए कितना आ रही है, मतलब इस P पॉइंट से लेकर जो टेंजेंट बन रहे हैं उसके बीच का एंगल 2π/3 होने के लिए लैम्डा क्या होना चाहिए, ये निकाल देना है। तो इसका मतलब
बस इतना पॉइंट, इतने ये जो ये वाला लेंथ निकाल देना है तुमको, मतलब ओरिजिन से लेकर पी पॉइंट तक का डिस्टेंस निकाल देना है। और उसके लिए तुमको क्या मालूम है, ये ट्रायंगल के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सर्कल मालूम है, इसका रेडियस मालूम है अपने को, इसका सेंटर मालूम है, ओरिजिन है, और तुमको ये जो एंगल 2π/3 होगा, तो इतना जो एंगल है इसका आधा, ये जो एंगल बनेगा ये कितना होना चाहिए, ये होगा π/3। सही है, तो ये एंगल π/3 है, ये सामने वाली साइड 2 है, ये एंगल π/3 है, सामने वाली साइड 2 है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब होगा कि जब हम इस वाले केस में ये लगाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, साइन लगाएंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, वो लेंथ मिल जाएगा। साइन कितना होना चाहिए, साइन थीटा ना, साइन थीटा मतलब कितना, थीटा कितना है, π/3 है, तो साइन π/3 इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, ये हो जाएगा सामने वाली साइड कितना, 2 डिवाइडेड बाई कितना होना चाहिए, ये जो होगा OP डिस्टेंस हो जाएगा, बराबर। तो ये होगा OP, तो OP इक्वल्स टू कितना हो गया इस वाले केस के लिए, तो ये होगा 2 डिवाइड बाई होगा साइन π/3, साइन π/3 कितना होगा, √3 बाई हो जाएगा 2, और मतलब कितना हो जाएगा, 4/√3 हो जाएगा। सही है, 4/√3 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ ये π/3 होने के लिए जो लेंथ होना चाहिए कितना होना चाहिए, ये होगा 4/√3। ठीक है, अब इसके लिए देख लेते हैं, इस वाले पॉइंट के लिए क्या होना चाहिए, देखो तो यहां से लेकर जब इसको कनेक्ट करेंगे हम लोग, यहां से लेकर इसको अच्छा इसकी जरूरत भी नहीं, कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। तो जब तुमने इस वाले को कनेक्ट कर लिया, इस वाले से 2 टेंजेंट जब निकालोगे, तो ये होगा तुम्हारा पहला टेंजेंट और ये होगा तुम्हारा दूसरा टेंजेंट। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा कितना होना चाहिए, ये होगा π/2, बराबर ना। तो जब ये π/2 होगा, तो तुमको शायद मालूम होगा डायरेक्ट सर्कल क्या होता है, किसी भी सर्कल के 2 टेंजेंट अगर परपेंडिकुलर होते हैं, तो उसको उस पॉइंट के लोकस को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सर्कल बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, जो अगर ये एंगल अगर π/2 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस सर्कल के डायरेक्टर सर्कल के ऊपर ये P पॉइंट होना चाहिए। सही है, और तुमको डायरेक्टर सर्कल का रेडियस भी मालूम होता है R, ये अगर तुम्हारा डायरेक्ट सर्कल का रेडियस है, तो ये होता है √2 टाइम्स ऑफ R होना चाहिए। समझ मेरी बात आपको, और R क्या होगा, ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस होगा। सही है, छोटे वाले सर्कल का रेडियस होना चाहिए, तो √2 टाइम्स ऑफ R हो गया। तो R कौन सा है, तो R कितना है तुम्हारे पास, देख लो 2 है, तो इसका मतलब कितना होना चाहिए, ये होगा 2 इंटू होगा √2, 2 इंटू होगा √2, तो ये होगा तुम्हारा R। सही है, तो ये 4/√3 से लेकर मतलब जो लैम्डा होगा तुम्हारा, मतलब ये जो 2√2 क्या आया, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आ गया, तो कितना होना चाहिए, 2√2 होना चाहिए। तो तुम्हारा ये जो लैम्डा होगा स्टार्ट होगा 4/√3 से और खत्म होगा 2√2 पे, तो वो ये ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा। सही है, ओके। द सर्कल्स विच कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू 1,0 एंड 3,0 टू टच द y एक्सिस एंड इंटरसेक्ट एन एंगल थीटा, देन cos थीटा इज इक्वल्स टू, मतलब क्या है कि यहाँ पे ये तुम्हारा y एक्सिस हो गया और ये हो गया तुम्हारा x एक्सिस। ठीक है, ये 2 सर्कल है, ये पहला सर्कल और ये दूसरा सर्कल। ठीक है, और ये कट कर रहा है A में और B में, तो ये के कोऑर्डिनेट तुमको गिवन है और B के भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ठीक है, और ये y एक्सिस को भी टच कर रहा है, ऐसा बोला गया था। ठीक है, ये 2 सर्कल जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसके बीच का जो एंगल है, अगर इसको थीटा मान लेते हैं, तो तुमको निकालना है इसकी कॉस वैल्यू, मतलब कॉस थीटा निकाल देना है। ठीक है, अच्छा सर्कल के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं हम लोग मालूम है, तो जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दोनों को क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट खींचना पड़ेगा, और उन 2 टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा वही क्या होता है, इस दोनों सर्कल के बीच का एंगल होता है। ये बात आपको मालूम है। ठीक है, और 2 सर्कल के बीच का एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है r1² + r2² - d² डिवाइड बाय 2 × r1 r2। ये हमने बहुत बार बोल चुके हैं अभी, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब देख लो, सीधी सी बात है, क्या ये 2 सर्कल जो है, ये A और B से अगर पास कर रहे हैं और दोनों के दोनों अगर x एक्सिस y एक्सिस को टच कर रहे हैं, तो क्या ये दोनों के रेडियस सेम होंगे क्या, बिल्कुल दोनों के रेडियस सेम होंगे। सही है, इसका ये हो एक तो ये चीज हो गई, और इसका जो रेडियस अगर सेम है, तो इसका मतलब इसका रेडियस होगा कितना, देखो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये इतना रेडियस होगा, अगर इस सेंटर अगर ये मान लेता हूं मैं, तो इसका मतलब कितना होना चाहिए, ये तुम्हारा क्या होना चाहिए, जहां पे टच कर रहा है ये होगा तुम्हारा सेंटर C1, और इस सेंटर C1 का जो x कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, बस ये जो पॉइंट है, मतलब A एंड B का जो मिड पॉइंट है वही होगा। और ये कितना पॉइंट है, 1,0, B कितना है 3,0, इसका मतलब ये पॉइंट कितना होना चाहिए, 2,0 होना चाहिए। इसका मतलब तुम्हारा x कोऑर्डिनेट मिल गया कितना, 2 होगा। सही है, तो x कोऑर्डिनेट तुम्हारा मिल गया 2। अच्छा, इसके बाद अब इसके बाद क्या होगा, y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, ये टोटल डिस्टेंस, ये वाला, ये समझ में आ रहा है, ये डिस्टेंस होगा तुम्हारा y कोऑर्डिनेट। और उसके लिए तुमको क्या मालूम है, इस सर्कल का रेडियस मालूम है क्या, इस सर्कल का रेडियस मालूम है क्या, अभी मालूम नहीं है, मतलब मालूम है, देखो क्योंकि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा तुम्हारा रेडियस होगा, ये कितना होगा 2 के बराबर होगा,
इस सेंटर का y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट क्या होगा तुम्हारा, रेडियस होगा, मतलब दोनों सर्कल का रेडियस तुमको मिल गया। इसका मतलब तुमको ये डिस्टेंस भी मिल गया यहां से लेकर यहां तक का। अब ये तुमको डिस्टेंस मिल गया है, ये के कोऑर्डिनेट तुमको 1,0 है और सेंटर के कोऑर्डिनेट कितना है 2, y कोऑर्डिनेट मालूम नहीं है तुमको। ये y कोऑर्डिनेट अगर निकाल देना है तुमको, अगर ये डिस्टेंस मालूम है तुमको, अगर ये नीचे वाला डिस्टेंस मालूम है तो तुमको ये डिस्टेंस मालूम है, ये डिस्टेंस मालूम है, तो ये आराम से निकल जाएगा। ये डिस्टेंस कितना है 2 है, सेंटर रेडियस ही होगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके 1,0 कोऑर्डिनेट है, इसके 2,0 है, इसका इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 है, तो ये होगा तुम्हारा 1,0, ये होगा कितना 2, तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये होगा 4 - 1 मतलब हो जाएगा कितना √3 हो जाएगा। सही है, ये होगा तुम्हारा कितना √3 डिस्टेंस हो जाएगा। तो इसका मतलब सेंटर C1, सेंटर जो है C1 के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए कितना आना चाहिए, ये आ जाएगा 2, हो जाएगा √3। और जो सेंटर C2 होगा मतलब जो नीचे वाला सर्कल रहेगा उससे कोऑर्डिनेट बोल सकते हो, इसका तो x कोऑर्डिनेट वही रहेगा लेकिन y कोऑर्डिनेट होगा -√3, बस इसका रिफ्लेक्शन ही नीचे रहेगा, बराबर ना, तो ये पॉइंट होगा। सही है, तो इसका मतलब अभी दोनों के सर्कल के सेंटर आपको मिल गए हैं और इसका रेडियस भी मिल गया। रेडियस कितना 2 होगा, तो तुमको आराम से इन दोनों के भी इक्वेशंस निकल जाएंगे। दोनों की इक्वेशंस की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है देख लो। देखो थोड़ा सा अगर तुम समझ रहे हो चीज, तो जब ये जो यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा धिंगाना हो चुका है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि ये यहाँ पे बनाने का। तो यहाँ पे जो टेंजेंट बना दिया ये वाला और यहाँ पे जो टेंजेंट बना दिया ये वाला, क्या ये इतना जो एंगल होगा, मतलब ये जो एक्स एक्सिस और ये लाइन के बीच का, ये एक्स एक्सिस और ये जो टेंजेंट है उसके बीच का जो एंगल होगा, और एक्स एक्सिस और इस टेंजेंट के बीच का एंगल सेम ही होगा। सही है, तो इसका मतलब तुम क्या करो, सिर्फ इतना एंगल अगर निकाल लेते हो, ये एक्स एक्सिस और ऊपर वाले टेंजेंट के बीच का अगर एंगल निकाल लेते हो तो उसका डबल कर देंगे तो टोटल दोनों के बीच का एंगल निकल जाएगा ना। तो इसका मतलब तुमको अगर ये एंगल निकाल देना है, कौन सा, ये ऊपर वाला एक्स एक्सिस और ये टेंजेंट के बीच का, तो इसका मतलब बस इसका स्लोप मालूम करना पड़ेगा। इस लाइन का अगर स्लोप मिल गया तो उसका tan थीटा इक्वल टू m होता है, तो वहां से थीटा निकाल सकते हैं हम लोग। सही है क्या, तो इसका मतलब ये होगा कि तुमको ये जो नीचे वाला सर्कल है उसका टेंजेंट ढूंढना है बस, और उसका स्लोप ढूंढना है कहां पे 1,0 के ऊपर। मतलब नीचे वाले टेंजेंट का जो इक्वेशन है वो पहले ढूंढना पड़ेगा। तो नीचे वाले टेंजेंट का जो क्या है सेंटर है कितना होगा, ये होगा, सही है ना, और रेडियस कितना होगा 2 होगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा x - 2 इसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा कितना y प्लस होगा √3 इसका स्क्वायर, रेडियस कितना है, रेडियस हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4। सही है क्या, सॉल्व कर लो कितना आ गया ये x स्क्वायर माइनस होगा 4x प्लस हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा y स्क्वायर और ये होगा प्लस 2√3 इंटू होगा y और प्लस हो जाएगा कितना 3 और इक्वल हो जाएगा 4, जबकि ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। तो अगर इसको लिखना चाहते हो तो एक बार स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखो, मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा ये, और ये कितना होगा ये -4x और इस साइड पे कितना आएगा 2√3 इंटू होगा y और ये होगा +3 और इक्वल 0। तो ये तुम्हारा इक्वेशन बन गया सर्कल का। ठीक है, अब तुमको क्या करना है, टेंजेंट निकालना है कहां पे 1,0 के ऊपर, 1,0 के ऊपर। तो टेंजेंट एट t एट 1,0 बराबर ना, t एट 1,0 आपको मालूम है कैसे निकालते टेंजेंट। तो x स्क्वायर को लिखना होता है x इंटू x1 जो कितना हो जाता है x इंटू होगा 1, y स्क्वायर को लिखना होता है y इंटू y1 मतलब हो जाएगा y इंटू 0 माइनस हो जाएगा 4 टाइम्स x को लिखना पड़ेगा x प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस हो जाएगा 2√3, y को लिखना पड़ेगा y प्लस 0 और होगा ये डिवाइडेड बाई 2 और ये +3 का +3। ये हो गया तुम्हारा टेंजेंट का इक्वेशन एट 1,0। बस अब इसको जो भी बन रहा है सॉल्व करो, तो ये बन जाएगा x और ये बनेगा कितना, शायद ये 2 बनेगा तो -2x होगा और ये -2 होगा और ये 2 कैंसिल होके √3 इंटू होगा y, बाकी तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, +3 का +3। अपने को इसमें से सिर्फ स्लोप कितना आएगा वही देखना है। तो कितना होगा देखो, ये होगा -x और ये होगा प्लस √3 इंटू y और इसके बाद कितना आएगा +1 इक्वल 0। अब इसका साइड चेंज करना तो साइड चेंज करो, लेकिन स्लोप तो हम लोग यहीं से ढूंढ लेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो स्लोप आएगा कितना आ रहा है देखो, ये आएगा 1/√3 माइनस ये बाई बी होता है और यहाँ पे x a का वैल्यू निगेटिव, तो निगेटिव कैंसिल हो गए, स्लोप कितना आया 1/√3 है। तो इसका मतलब tan थीटा जो होगा, मतलब tan थीटा जो होगा 1/√3, ये थीटा क्या है, इस टेंजेंट का इंक्लिनेशन है, वो कितना आएगा π/6 आएगा। समझ में बात आपको, अगर ये π/6 है तो इसका मतलब इतना जो एंगल है ये वाला, ये थीटा पूरा नहीं है, हम लोग लिख रहे थे इतना एंगल निकाल रहे थे, कितना आया π/6 आया, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल उसका डबल मतलब π/3 होना चाहिए। तो cos थीटा के लिए निकालना था हमको, तो थीटा कितना मिल गया, अच्छा ये थीटा और ये थीटा अलग अलग है, ये थीटा मतलब ये पूरा हमने लिया था और यहाँ पे जो हमने थीटा ले लिया था, या फिर इसको अल्फा ले लो,
ये अल्फा ले लो, या फिर इसको थीटा बाई 2 लेते तो चल जाता। तो ये अल्फा कितना है हमारा, ये वाला है, तो अल्फा का डबल करेंगे तो थीटा आ जाएगा। तो कितना होगा ये cos हमको निकालना है पाई बाई 3 की वैल्यू, बराबर ना। तो ये कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो तुम्हारा 1/2 आंसर आ जाना चाहिए, जो कि ये ऑप्शन रहा। समझ में आ रही है, ज्योमेट्री से ही रिलेटेड था, वैसे ही आगे बढ़ते हैं। देखो अभी इस वाले प्रॉब्लम में लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द क्वाड्स ऑफ ए क्वाड ऑफ कॉन्टैक्ट x square plus y square equals to from the points on the line 3x plus 4y equals to 10 is a circle with center P, then OP is equals to, मतलब तुमको OP का लेंथ निकालना है। क्या बोला है सबसे पहले देख लो, ये कोई भी एक सर्कल है, इसमें भी सेंटर इसका 0,0 मतलब स्टैंडर्ड सर्कल है, ठीक है। और क्या करना है कि एक स्ट्रेट लाइन है, मान लेते कहां से पास कर रही है, कोई आइडिया नहीं है, तो मान लेते कि ये पॉइंट, ये लाइन है तुम्हारी, इसका क्या है वैसे इक्वेशन, ये होगा 3x और ये होगा +4y और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है जो कि ऐसे पास कर रही होगी। अपने को कोई आइडिया नहीं था, हमने ऐसे एक रफ लाइन बना लिया। अब हमको बोलना क्या है कि मिड पॉइंट का जो क्वाड बनेगा, वो मिड पॉइंट का उसका लोकस ढूंढना है। और वो कौन सा क्वाड है, ऐसे देखो, लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ ए क्वाड्स ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब इसका क्वाड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, मतलब पॉइंट कहां से लेना है, इस लाइन से लेना है, मतलब इस लाइन से पॉइंट उठाना है और इस सर्कल के लिए क्वाड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है। तो ये अगर पॉइंट तुम उठाते हो ये वाला, तो क्वाड ऑफ कॉन्टैक्ट तुम्हारा क्या बन गया, ये बन गया। तो इसका मिड पॉइंट तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका तुमको चाहिए लोकस, तो इसको बोल दिया तुमने कितना, h,k, ठीक है। और डेफिनेटली अब समझ में आ रहा होगा कि अगर ये पॉइंट चेंज हो गया तो दोनों टेंजेंट चेंज हो जाएंगे, तो उसके टेंजेंट के बीच का जो लाइन जो क्वाड बनेगा वो भी चेंज हो जाएगा, मतलब उसका मिड पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। तो अपने को निकालना है इस पॉइंट P का लोकस। तो कैसे निकालोगे, सीधी सी बात है, सबसे पहले तो ये पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। ये पॉइंट मिल गया तो इसका मतलब ये क्वाड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन निकल जाएगा। और क्वाड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन निकल गया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट कौन सा, अगर P पॉइंट मालूम होता है, मतलब तुमको दो चीजें चाहिए, इक्वेशन ऑफ क्वाड ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ क्वाड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो एक तो ये चीज होती है, और ये क्वाड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, चलो फिर से एक बार मैं बोल देता हूं। तो किसी भी सर्कल के लिए अगर ये कोई सर्कल है और पॉइंट अगर बाहर P दिया जाता है इसे, और इसके कोऑर्डिनेट कैसे x1 y1 है, तो यहां से तुमको क्या करना होता है कि पहले तो टेंजेंट निकालना होता है। तो टेंजेंट जहां पे सर्कल को कट करेंगे या फिर टच करेंगे, मान लेते कि ये कहां पे टच कर रहे हैं, इस पॉइंट Q पे टच कर रहे हैं और ये R पे टच कर रहा है। तो ये Q एंड R ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, उससे जो लाइन पास करेगी उसको बोला जाता है क्वाड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये होता है क्वाड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब इसका अगर इक्वेशन निकालना है तुमको, क्वाड ऑफ कॉन्टैक्ट का अगर इक्वेशन निकालना है तो तुमको ये P पॉइंट गिवन है, तो P पॉइंट को इस सर्कल के ऊपर मान के टेंजेंट का इक्वेशन निकाल दो, बस। ये T इक्वल्स टू 0 ये होगा इसका क्वाड ऑफ कॉन्टैक्ट, बराबर है क्या। फॉर एग्जांपल अगर सर्कल तुम्हारा स्टैंडर्ड होता x² + y² इक्वल्स टू a², तो इसका मतलब हमारा जो क्वाड ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाता है उसके लिए कितना आ जाता है, T मतलब क्या होता है, x² को लिखना होता है x इंटू x1, y² को लिखना होता है y इंटू y1, और x अगर होता है तो x + x1/2, लेकिन यहाँ पे है नहीं, तो बस ऐसा आ जाएगा, बाकी कुछ है नहीं। तो ये होगा इसका क्वाड ऑफ कॉन्टैक्ट, सही है। ये है तुम्हारा पहला कंसेप्ट इस वाले चैप्टर के लिए, मतलब इस वाले क्वेश्चन के लिए। अब हम लोग दूसरा कंसेप्ट इसमें लगाना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ क्वाड हुज मिड पॉइंट इज गिवन। इक्वेशन ऑफ क्वाड हुज मिड पॉइंट इज गिवन, ये वाला मिड पॉइंट अगर हमको मालूम होता है तो उस वाले केस में इसका इक्वेशन क्या आएगा वो हमको बताना है। तो मिड पॉइंट कितना है, x1 y1 अगर होता है तो फिर से एक बार ये सर्कल बना लिया तुमने और ये कोई भी क्वाड ले लिया, ठीक है। और इसका अगर मिड पॉइंट तुम्हारे पास मालूम है P ऑफ x1 y1, तो अब इस क्वाड का अगर इक्वेशन चाहिए तुमको, तो ये क्वाड का इक्वेशन कितना आता है, T इक्वल्स टू आ जाता है S1। S1 क्या है, S1 है पॉइंट P जो है उस सर्कल के इक्वेशन में रख दो तो जो वैल्यू आती है वो S1 होता है, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट यहाँ पे लगेंगे, मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अब देख लेते हैं। अब सीधी सी बात है, पहले तो सबसे पहले ये पॉइंट मिलना ही चाहिए। ये पॉइंट अगर मालूम है तो ये क्वाड ऑफ कॉन्टैक्ट निकलेगा। चलो पहले तो इसका इक्वेशन देख लो कितना है, ये बनेगा x² प्लस होगा y² और इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, इक्वल्स हो जाएगा 2, सही है। और ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट मतलब P तो यहाँ पे हो गया। चलो सबसे पहले तो क्या कर लो, ये जो P पॉइंट जिसका मिड पॉइंट है उस क्वाड का इक्वेशन कितना आ जाएगा, T इक्वल्स टू x1, बराबर ना। तो T कितना आ जाएगा, x इंटू x1 आएगा प्लस आ जाएगा y इंटू y1, बराबर है क्या। और ये -2 ये हो गया तुम्हारा T, बराबर ना। S1 मतलब क्या होगा, जो पॉइंट है h, के, अच्छा सॉरी ये कुछ x एंड y नहीं है हमारे पास, वो क्या है h एंड k है। तो इसका x इंटू h होगा प्लस हो जाएगा y इंटू k होना चाहिए और होगा -2 और इक्वल्स कितना आएगा x1 मतलब कितना आ जाएगा h² प्लस हो जाएगा k² और होगा ये -2। ये लोकस है किसका,
मिड पॉइंट का मतलब एच कॉमा क्या होता है। तो अब इसमें बस आपको क्या रिमूव करना, एक्स एंड वाई को रिमूव कर देना, यही तुम्हारा टारगेट है, बराबर ना। और अगर एक्स एंड वाई को अगर रिमूव कर दिया तो जो इक्वेशन बनेगा वो किसका होना चाहिए, तो ये क्वाड का इक्वेशन हो जाएगा जिसका मिड पॉइंट एच कॉमा के है, ठीक है। ओके, अब इसके बाद अब ये इक्वेशन किसका है, इस लाइन का है, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो पॉइंट है इसको मान लेते हैं हम लोग आर, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, देखो पहले इसको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, चलो मान लेते हैं ये टी कॉमा ये कॉमा बी है कुछ, है ना, ये कॉमा बी है ऐसा मान लेते हैं, और ये कॉमा बी किसके ऊपर होगा, इस वाली लाइन के ऊपर होगा, ठीक है। तो ये कॉमा बी के ऊपर जो ये जो लाइन बन रही है क्या बन रही है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बन रही है। तो ये कॉमा बी के ऊपर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कितना आएगा, ये आएगा ए टाइम्स एक्स प्लस हो जाएगा बी टाइम्स ऑफ वाई और इक्वल्स हो जाएगा 2। समझ में आया क्या किया मैंने, ये है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट तुम्हारा। तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये सी ऑफ सी, और ये क्या है, ये तो क्वाड ही है, मिड पॉइंट जिसका गिवन है सी हम बोल देते हैं, ठीक है। अब ये जो दोनों लाइन है वो सेम लाइन के इक्वेशन हो गए, फिर इसी लाइन के इक्वेशन हो गए। तो इसका मतलब ये दो लाइन अगर दो इक्वेशन अगर सेम लाइन की होती है तो इसका जो रेशियो होता है वो प्रोपोर्शनल में होना चाहिए। एक्स का एक कोएफिशिएंट ये है और ऊपर वाले में एक्स का कोएफिशिएंट एच है, इसमें बी है, ऊपर वाले में के है, इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 2 कांस्टेंट और यहाँ पे कांस्टेंट कितना है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है। तो यहाँ से तुम क्या कर लो, एक्स ए और बी की वैल्यू निकालो। तो ये की वैल्यू कितना आ जाएगी, ये की वैल्यू आ गई तुम्हारी ए एच डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये होगा तुम्हारा ए का वैल्यू, और बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2k डिवाइड बाय होगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो तुम्हारा ए का वैल्यू मिल गया, बी का वैल्यू मिल गया। तो ये और बी कहाँ पे रखेंगे, तो ये और बी कहाँ पे, ये है आर का कोऑर्डिनेट, मतलब ये पॉइंट है। तो ये पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन के ऊपर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो 3x प्लस हो जाएगा कितना 4y और इक्वल टू कितना आना चाहिए 10 आ जाना चाहिए, सही है क्या। तो बस ये ए की वैल्यू और बी की वैल्यू जो है इसमें रख देते हैं। तो 3 टाइम्स हो जाएगा, ये होगा 2h और डिवाइड बाय कितना आना चाहिए एच स्क्वायर प्लस हो जाएगा के स्क्वायर, ये होगा तुम्हारा x का वैल्यू, और ये होगा 4 मतलब कितना y कितना आएगा, ये होगा 2k और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस होगा के स्क्वायर, ओके। और इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, इक्वल्स टू कितना है 10 के बराबर है ना। तो देख लो फिर कितना आएगा, तो ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तो ये होगा 5 बराबर। तो बाकी जो है वो लिख दो यहाँ पे, 3h हो जाएगा प्लस हो जाएगा कितना 4k और इक्वल्स टू कितना आना चाहिए 5h स्क्वायर और होगा 5k स्क्वायर। तो बस x एंड y का लोकस क्या आएगा, तो होगा ये 5 इंटू होगा एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 5 इंटू होगा वाई स्क्वायर और ये होगा -3 इंटू एक्स, ये होगा -4 इंटू वाई और इक्वल्स टू 0 होगा। तो बस ये है तुम्हारा लोकस किसका, मिड पॉइंट का, क्वाड का। तो इसका सेंटर कितना आएगा, सेंटर जो आएगा देख लो, ये आएगा 3/10 और होगा कितना 4/10 होगा, सही है क्या। मतलब पहले 5 से डिवाइड कर लो, जो भी एक्स का क्वेश्चन आएगा उसको डिवाइड बाय 2 करना होता है। तो ये सेंटर आ गया। तो तुमको क्या निकालना है, सेंटर से लेकर, बोला है ना इसने सर्कल विद सेंटर P, ये है तुम्हारा P और वो क्या है ओरिजिन है। तो ओरिजिन से लेकर इस सेंटर का डिस्टेंस निकालना, तो ये तुम्हारा P पॉइंट है। तो OP निकाल देना है तुमको। तो OP कैसे निकलेगा, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये होगा 9/100 और ये कितना होगा 16 होगा 100। तो कितना आ रहा है देख लो, ये ऊपर आएगा 25/100 ऐसा बन जाएगा। और 25/100 कितना आ जाता है 1/2 आ जाता है इसका रूट निकालने के बाद, सही है। तो 1/2 जो तुम्हारा है डिस्टेंस आना चाहिए और ये सी ऑप्शन में 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या आपको, ओके आगे बढ़ते हैं। ओके तो ये एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r इज टचिंग द लाइंस x² - 4xy प्लस होगा y² इक्वल्स टू 0 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एट a एंड b, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। हमको ट्रायंगल का एरिया निकालना है OAB और ये जो ट्रायंगल है ये दो लाइन को टच कर रहा है ऐसा बोल रहा है, मतलब सॉरी ये सर्कल जो है ये दो लाइन को टच करना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो तुमको पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत पड़ेगी या फिर जरूरत भी नहीं, वैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर रहा है तो जो एंगल पाइवट से कम होगा वही हमारा एंगल होगा दो लाइन के बीच का, ये तुमको समझ में आना चाहिए। तो ये तुम्हारा पहला लाइन है और अगर मान लेते ये दूसरा लाइन है, ठीक है। और ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट है तो तुम्हारा जो सर्कल बनेगा यहाँ पे इन दोनों को टच करेगा ऐसे, ठीक है। तो ये तुम्हारा पॉइंट ये होगा, ये पॉइंट होगा तुम्हारा बी और ये दोनों स्ट्रेट लाइन कहां से कट करना चाहिए, ओरिजिन पे कट करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये तो होमोजेनियस इक्वेशन है तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन होता है। तो तुमको जो निकालना है, तुमको निकालना ये वाला एरिया, इतना ये ट्रायंगल ए बी बन गया ऐसे, तो ये बी को कनेक्ट कर लिया तो ये होगा ये ट्रायंगल ऐसे, ये बी का एरिया चाहिए तुमको, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल
कितना आएगा ये इसको ये बोल देता हूं मैं, ये हो जाएगा हाफ टाइम्स, अगर ये तुम्हारा एंगल अगर थीटा होता है, ये एंगल अगर थीटा होता है तो तुम्हारा एरिया कितना होगा, हाफ टाइम्स होगा, ये होगा साइन थीटा इंटू कितना आना चाहिए, ओ ए का स्क्वायर, या फिर ओ ए का स्क्वायर कर लो या फिर ओ बी का स्क्वायर कर लो, दोनों भी सेम ही है, ठीक है, क्योंकि ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ जितना होगा उतना ही ये लेंथ होगा, बराबर क्या, तो हाफ टाइम्स साइन थीटा इंटू ओ ए का स्क्वायर, ये बन जाएगा। अच्छा ये कैसे आ रहा है ये भी मैं बोल देता हूं, ठीक है, तो आपको पता चलेगा, क्योंकि हर बार ये कभी पे भी काम आता है ट्रायंगल का एरिया। तो ये कोई ट्रायंगल है तुम्हारा जिसमें ये अगर मान लेते ओ है और अगर ये है और ये बी है, सामान के चलो, तो अगर ये साइड और ये साइड अगर इक्वल है तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर आएगा वही तुम्हारा क्या होगा, मतलब ये आगे वाली साइड का बाइसेक्टर होगा, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बाइसेक्ट करेगा। मतलब तुमको अगर चाहिए क्या, तुमको अगर ये भी चाहिए होगा, ये भी अगर चाहिए होगा तो ये 2 टाइम्स ऑफ ये एम करना पड़ेगा, अगर इसको एम बोल दे तो, ठीक है, ये भी अगर चाहिए तो 2 टाइम्स ऑफ एम होगा। अब इसका इस ट्रायंगल का एरिया जो आएगा, देखो ये एरिया जो होगा हाफ टाइम्स बेस, बेस कितना है वो तो ये बी के बराबर है, और हाइट कौन सा है, हाइट जो है इसका OM है, ये होगा तुम्हारा हाइट OM, ठीक है, ये भी तुम्हारा बेस है और हाइट कितना है OM है। तो अब देख लेते हैं इसके अंदर ये हाफ होगा, ये भी का मतलब क्या होता है, ये भी मतलब अब निकाल लेते हैं। अब देखो ये एंगल टोटल तुम्हारा थीटा होता है, समझो ये एंगल अगर थीटा है तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा θ/2, समझ में आ रही बात आपको, ये होगा θ/2। तो θ/2 के सामने वाली साइड, θ/2 के सामने वाली साइड मतलब AM कैसे निकलेगा, ये वाला लेंथ तुमको OA मालूम है या फिर कुछ भी R मान लेते हैं इसको, ठीक है ना, OA को अगर R मान लेते तो OA अगर R है तो AM कितना होगा, तो AM हो जाएगा, देखो ये भी कितना आएगा, ये भी आएगा 2 टाइम्स ऑफ AM, चलो मैं इसको पहले लिख ही देता हूं, और इसके बाद आएगा OM, ठीक है। अब देखो AM निकाल दो कितना आ जाएगा, हाफ टाइम्स हो जाएगा, ये होगा 2 टाइम्स, AM मतलब कितना, ये R के सामने वाली साइड और ये एंगल θ/2, तो होगा कितना R इंटू होगा साइन θ/2, ओके, और इंटू कितना आएगा OM, OM मतलब कितना होना चाहिए, ये वाली हाइट कितना आ जाएगा, ये होगा R इंटू होगा cos θ/2, सही है। तो बस सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा, ये तो होगा हाफ का हाफ, ये होगा R स्क्वायर और ये होगा 2 इंटू साइन θ/2 cos θ/2, तो ये होगा साइन थीटा, समझ में आ रही बात आपको, तो ये बन गया तुम्हारा हाफ R स्क्वायर साइन थीटा, ये एरिया, बराबर ना, और R क्या है वो OA है, तो ऐसे बनेगा, बराबर ना, तो इसलिए क्या लिया हमने OA का स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू हाफ कर देते हैं। मतलब तुमको निकालना क्या, अभी ये एंगल निकालना है और ये साइड निकाल देना है, बस इतना ही काम करना है तुमको। चलो सबसे पहले तो एंगल निकाल लेते हैं। तो ये जो सर्कल, ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसके बीच का एंगल होता है, ठीक है, तो ये एंगल कैसे निकलेगा, ये एंगल निकलेगा tan थीटा इक्वल्स टू, क्या होता है tan थीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला, ये होता है 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस हो जाएगा AB और डिवाइड बाय होगा A प्लस B, ये होता है तुम्हारा tan थीटा का वैल्यू। तो कितना आ गया देख लो, ये होगा 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर, एच स्क्वायर मतलब कितना है 4 होगा, माइनस हो जाएगा 1 डिवाइड बाय होगा 1 प्लस 1, तो इसका मतलब कितना आ गया, ये आ जाएगा √3 और थीटा जो है तुम्हारा कितना आया, ये आया π/3, बराबर ना, मतलब 60 डिग्री तुम्हारा ये एंगल है, ठीक है, मतलब ये भी 60 डिग्री है। अब तुमको OA निकालना है, मतलब ये डिस्टेंस निकालना है। अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए तुमको ये थीटा जो है मालूम हो गया कितना π/3 है, लेकिन क्या है कि बाकी कुछ मालूम नहीं है। हाँ एक और चीज क्या मालूम है, इस सर्कल का रेडियस मालूम है कितना है, R के बराबर है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, देखो अगर मतलब ये लेंथ निकालना है तो थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज कर लो इसके अंदर। तो इसको तुमने पहले कनेक्ट कर लिया इधर से, तो कितना होगा कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा 190 डिग्री बनेगा, ये तो पक्का है, ठीक है। फिर देख लेते हैं ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला ट्रायंगल, समझ में कोई ट्रायंगल, इसमें देख लो अगर ये π/3 था, ये टोटल जो एंगल है π/3 था, तो ये कितना होगा, ये होगा π/6, इतना जो होगा ये हो जाएगा π/6, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। ये जो सामने वाला साइड है वो कितना होगा, R होगा, तो तुमको ये R मालूम है, ठीक है, ये R मालूम है और ये एंगल मालूम है, तुमको निकालना है OA, बराबर ना। तो क्या लगाओगे तुम, cos थीटा लगा दोगे इसमें, सही है, तो cos थीटा लगा दो इसके अंदर। तो जब तुमने cos थीटा लगा दिया, मतलब cos थीटा कितना आना चाहिए देख लो, मतलब थीटा मतलब π/6 है, ये थीटा के बदले लिख दो ही ना, ये होगा π/6, कितना होना चाहिए देख लो ये, तो इसके एडजेसेंट साइड, मतलब cos नहीं लगाना पड़ेगा, सॉरी, इसके सामने वाली साइड और इसके एडजेसेंट साइड की बात चल रही है, तो तुमको लगाना पड़ेगा tan थीटा,
बराबर ना, क्योंकि सामने वाली साइड की बात चल रही है और इसके एडजेसेंट साइड की बात चल रही है। तो सामने वाली साइड कितना है, अगर तुम इसको सेंटर को कुछ भी मान लेते हो C1, तो क्या होगा, A इंटू होगा C1 डिवाइड बाय कितना आना चाहिए, A इंटू O होगा। तो तुमको OA का लेंथ चाहिए होगा, तो A इंटू C1 कितना है, वो तो R के बराबर है, और tan ऑफ पाई बाय 6 कितना होता है, 1/√3 होता है। तो ये होगा तुम्हारा 1/√3, मतलब तुम्हारा OA कितना आ गया, √3 इंटू R आ गया। ठीक है, तो बस ये वाला OA मिल गया है तुमको और एंगल मिल गया है। तो ये दोनों चीजें तुम यहां पे रख के तुम इसका एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, इसके अंदर रख दिया तो कितना आएगा, हाफ का हाफ आएगा, और साइन थीटा, साइन मतलब होगा पाई बाय कितना, ये होगा पाई बाय 3, और ये OA कितना है, ये √3 इंटू होगा R, इसका होगा स्क्वायर। सही है, तो कितना आ रहा है देखो, ये 1/2 साइन हो जाता है √3/2, और ये होगा 3 इंटू R स्क्वायर, मतलब 3√3 ऊपर आ जाएगा और ये होगा R स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 4। बस ये होगा तुम्हारा आंसर। तो 3√3 R स्क्वायर बाय 4, तो 3√3 R स्क्वायर बाय 4, तो ऑप्शन ये हो जाएगा तुम्हारा। समझ में आ रहा है क्या आपको? ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी ये क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट P बी एनी मूविंग पॉइंट ऑन द सर्कल x² + y² - 2x = 1। तो अगर ये सर्कल को देखा जाए तो ये सर्कल इस टाइप का है, ये x² प्लस है y² माइनस होगा 2x और ये होगा -1 और इक्वल्स टू 0। सेंटर जो आएगा इसका 1,0 होना चाहिए, क्योंकि 1,0 इसका सेंटर है, और रेडियस जो है, रेडियस देख लो 1 - 1 होगा √2। सही है, ये होगा तुम्हारा सर्कल 1। ठीक है, अब एक सर्कल 2 भी दिया है, x² + y² - 2x = 0। अब ये जो सर्कल है, अब दोनों को देख के आपको लग रहा होगा कि दोनों का सेंटर जो है सेम ही है, क्योंकि इसका भी सेंटर आएगा 1,0 और रेडियस आएगा कितना 1। सही है, तो रेडियस है 1 और सेंटर है 1,0, मतलब दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। तो ये बना दिया तुमने कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो ये पहला सर्कल है और ये होगा तुम्हारा दूसरा सर्कल। ठीक है, तो ये दो सर्कल्स है, कॉन्सेंट्रिक है, समान के चलो। ठीक है, दिख नहीं रहा यहाँ पे, डिस्टेंस कम हो गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन समझ लेते हैं हम लोग कि कॉन्सेंट्रिक है। ठीक है, अब क्या बोला है कि ये भी जो है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ दिस पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू द सर्कल x² + y² - 2x। सेंटर दोनों का सेम है, पहले तो ये बात समझ लो। कितना है, 1,0 है, एक का रेडियस कम है, एक का रेडियस ज्यादा है, मतलब ये छोटा वाला सर्कल होगा उसका रेडियस 1 होगा, ये बाहर वाला सर्कल जो होगा रेडियस उसका ज्यादा होगा, जो कि √2 है। मतलब सिंपल सी बात है, समझ में आ रही होगी आपको। अब तुमको निकालना क्या है कि आपको निकालना है इस बाहर वाले सर्कल के ऊपर का कौन सा एक पॉइंट ले लिया तुमने, मान लेते ये पॉइंट P ले लिया, तो यहां से तुमको क्या निकालना है, इसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है छोटे वाले सर्कल के लिए। तो ये होगा तुम्हारा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, और ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट A और B पे कट कर रहा है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, लोकस ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल CAB। C क्या है, अपना इस सर्कल का सेंटर है, तो ये तुम्हारा C से पॉइंट है। तो तुमको ये जो सर्कल बन रहा है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है नीचे, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, उसके मतलब उसके क्या करना है अपने को, सर्कम सेंटर का लोकस चाहिए, बराबर ना, सर्कम सेंटर का लोकस चाहिए, बराबर। तो क्या करना पड़ेगा, देख लो। सबसे पहले तो देख लेते हैं, अगर इसका सर्कम सेंटर चाहिए तो तुमको ए और बी के कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए। सही सी बात ना, अगर ए और बी के कोऑर्डिनेट्स मालूम है तो बाकी कुछ और चीज जो मतलब OGH, इसका सेंट्रोइड या फिर आर्थो सेंटर मिल गया है तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या क्या इसमें है, ज्योमेट्री पहले समझ लेते हैं। अच्छा, इस छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस है तुमको पता है कितना है, ये R है 1। तो ये बड़े वाला सर्कल जो इसका रेडियस है कितना है, R2 जो है √2 है। क्या आपको यहाँ से कुछ रिलेशन समझ में आ रहा है क्या? अगर तुम्हारे छोटे वाले सर्कल का रेडियस अगर 1 है और बाहर वाले सर्कल का रेडियस अगर √2 है और कॉन्सेंट्रिक अगर है, तो ये जो छोटे वाले सर्कल का बाहर वाला रेडियस सर्कल जो है वो डायरेक्ट सर्कल है क्या? अंदर वाला सर्कल उसका रेडियस 1 है, उसको √2 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाई कर लिया तो बाहर वाले सर्कल का रेडियस मिल रहा है। इसका मतलब जो P पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए डायरेक्टर सर्कल के ऊपर। सही है, ये डायरेक्टर सर्कल के ऊपर होना चाहिए, किसके, ये जो ये भी जिसके ऊपर पॉइंट है वो वाले के। तो इसका मतलब ये बात हो गई कि इसके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, बराबर ना, ये 90 डिग्री होना चाहिए। अच्छा, ये 90 डिग्री है। अब देख लो, तो ये 90 डिग्री, इसका मतलब अच्छा ये तो इसका टेंजेंट है, तो इसका मतलब ये जो एंगल होगा ये भी तो 90 डिग्री होगा, और ये जो होगा ये भी तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि सेंटर से लेकर टेंजेंट के ऊपर जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, तो ये भी कितना 90 डिग्री है। इसका मतलब अभी ये न चाहते हुए भी क्या बन गया, सेंट्रल एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। मतलब क्या है, मतलब जिसका तुमको जिस ट्रायंगल के सर्कम सेंटर का लोकस निकालना है वो एक्चुअली है राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में होता क्या है, ये हमने शायद पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो सेंट्रोइड होता है, और सेंट्रोइड तो पता नहीं, लेकिन जो
सर्कम सेंटर और आर्थो सेंटर जो होते हैं, तो ये अगर एबीसी तुम्हारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो जो आर्थो सेंटर होगा वो तो होगा जहां पे 90 डिग्री बन रहा है वो पॉइंट, और जो सर्कम सेंटर होगा क्या होगा, एसी का मिड पॉइंट होगा। ये होगा तुम्हारा सर्कम सेंटर और ये होगा तुम्हारा आर्थो सेंटर। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। मतलब जो तुम्हारा ये सर्कम सेंटर है वही एबी का मिड पॉइंट है, ये समझ में आ रही बात आपको। सर्कम सेंटर जो है वही तुम्हारा क्या है, सर्कम सेंटर का लोकस बोला है ना, तो एबी का जो मिड पॉइंट होगा वही तुम्हारा क्या होगा, सर्कम सेंटर, और इसी का लोकस निकालना है तुमको। तो मतलब अब तुम्हारा प्रॉब्लम कैसे बन गया पता है क्या, तुमको निकालना h, k का लोकस था, मतलब सर्कम सेंटर का, लेकिन हुआ क्या, वो एबी का मिड पॉइंट हुआ। मतलब प्रॉब्लम रीडिफाइन कैसे हुआ कि आपको सिर्फ लोकस निकालना है एबी के मिड पॉइंट का। एबी क्या है तुम्हारा, ये जो छोटे वाले सर्कल के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, सही है, तो उसका हमको क्या निकालना है, कुल मिड पॉइंट का लोकस निकालना। तो सीधी सी बात है, फिर इसका लोकस कैसे बनेगा, t इक्वल्स टू s1 होगा, या फिर ये करने के बदले, t इक्वल्स टू s1 के बदले अगर तुमको ये वाला डिस्टेंस मिल जाता है किसी से भी, कैसे भी करके, कौन सा डिस्टेंस, अगर इस पॉइंट को तुम क्या बोल रहे हो, m बोल रहे हो तो, और अगर c बोल रहे हो तो, अगर कुछ भी करके अगर cm डिस्टेंस निकाल लेते हो, तो देखो पॉइंट यहां पे था तुम्हारा, पॉइंट अगर यहां पे आएगा तो पूरा रोटेशन लग जाएगा, मतलब पूरा रोटेट होगा, लेकिन ये जो बीच का जो ज्योमेट्री हो जैसे वैसे रहेगा, मतलब इतना डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा तुम्हारा, ये डिस्टेंस अभी भी कांस्टेंट रहेगा। कहीं भी पॉइंट इस सर्कल के ऊपर कहीं पे भी अगर लेते तो भी, क्योंकि ये पॉइंट अगर इधर आ गया तो टेंजेंट की पोजीशन चेंज हो जाएगी। मतलब क्या होगा कि ये जो सेंटर तो वहीं रहने वाला है, बस ये ऐसा करने से क्या होगा, थोड़ा इस टिल्ट हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस तो वही रहेगा, क्वाड थोड़ा चेंज हो जाएगा, बराबर क्या। तो इसका मतलब वो बाकी सब निकालने के बजाय हम लोग क्या कर लेते हैं कि ज्योमेट्री लगा के ये सीएम डिस्टेंस को निकाल लेते हैं, और सीएम डिस्टेंस निकल गया तो भी हमारा काम हो जाएगा, सही है क्या। अच्छा, उसके लिए देख लो, ये डिस्टेंस तुमको मालूम है, ये भी मालूम है कितना है, 1 के बराबर है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस मालूम है, ये टोटल 90 डिग्री था, तो ये कितना था, ये 40 डिग्री बन जाएगा, ये 45 डिग्री बन जाएगा ना, ये वाला 45 बनेगा, ये वाला 40, ये पता नहीं कितना है। अच्छा, ये कितना होगा, ये 45 डिग्री होगा ना, क्योंकि ये दोनों सेम है, ये दोनों अगर सेम है तो ये 45 डिग्री होगा डेफिनेटली। तो इसका वाला कितना आना चाहिए देख लो, तुमको इस वाले ट्रायंगल में ये वाला साइड मालूम है, ये वाला साइड मालूम करना है, और एंगल मालूम है दोनों के बीच का, तो तुम क्या लगाओगे, cos 45 लगा दोगे इसके अंदर। तो cos 45 मतलब cos π/4 लगा दिया, तो कितना आ जाएगा देखो, जो एडजेसेंट साइड है कितना, वो कौन सा है, cm है, और जो हाइपोटेन्यूज कितना है, वो तो cb के बराबर है। तो तुम्हारा जो cm, ये जो डिस्टेंस आएगा 1/√2 आएगा, क्योंकि cb का वैल्यू 1 ही है, तो तुमको cm मिल गया ना आराम से, कितना है, 1/√2 है। तो बस फिर अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा ही कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है ना। तो इसका मतलब तुम्हारा लोकस जो आएगा m पॉइंट का, मतलब सर्कम सेंटर का कितना आना चाहिए, तो निकाल दो, ये होगा h माइनस होगा 1 इसका स्क्वायर, और होगा प्लस k माइनस 0 इसका स्क्वायर, और इक्वल कितना आ जाएगा, उसके बीच का जो डिस्टेंस है 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, तुम्हारा लोकस सॉल्व हो गया। तो h मतलब क्या होता है, h मतलब होता है x, तो ये x स्क्वायर होगा, माइनस हो जाएगा 2 × x होगा, प्लस होगा 1, प्लस कितना इधर से कितना आएगा, k स्क्वायर, और इक्वल हो जाएगा 1/2, सही है ना। तो 2 इधर लेके आए तो ये होगा 2x स्क्वायर, और होगा 2y स्क्वायर, और इधर से कितना आएगा, माइनस हो जाएगा 4 × x, प्लस 2 हो जाता है, लेकिन इधर से 1 माइनस होके प्लस 1 इक्वल 0 हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0, ठीक है। तो बस ये ऑप्शन ये होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आपको समझ में आ रहा है क्या, तुमने बहुत सारा अच्छे वाली ज्योमेट्री लगा के सॉल्व किया है वैसे ना, तो बेकार हम लोग इक्वेशन पढ़े नहीं, ज्योमेट्री से इतना इजी हो गया वैसे। देखो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते, क्या बोल रहा था कि 2 सर्कल थे, पहला सर्कल का दूसरा सर्कल डायरेक्ट सर्कल था, मतलब सेंटर दोनों के सेम थे। तो हमको क्या करना था कि डायरेक्ट सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लेना था, वहां से 2 टेंजेंट बनाना था, फिर एक टेंजेंट जो है ये छोटे वाले अंदर वाले सर्कल को ए एंड बी में कट कर रहे थे। तो ए और बी में कट करने के बाद तो ए और बी पॉइंट और सेंटर, इन तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बन रहा है उसके सर्कम सेंटर का लोकस निकालना था। और हमने ऐसा कोई ज्योमेट्री बना के देख लिया कि जो सर्कम सेंटर बन रहा था ये बी का मिड पॉइंट बन रहा था, मतलब प्रॉब्लम हमारा रीडिफाइन हो क्या हो गया, हमको इस बस ये बी के मिड पॉइंट का लोकस निकालना था। तो सेंटर से जो लाइन आती है मिड पॉइंट के ऊपर वो परपेंडिकुलर होती है, हमको मालूम है। तो यहाँ पे जो एंगल बन गया तो 90 डिग्री बनेगा, ये लेंथ और ये लेंथ सेम था, इसका टोटल ये 90 डिग्री था, तो हाफ हाफ में कन्वर्ट हो गया तो 45 डिग्री हो गया। तो तुमको ये 45 डिग्री एंगल मिल गया था, ये 1 मालूम था, तो ये तुमने ज्योमेट्री से ये लेंथ निकाला cm। तो बस फिर ये डिस्टेंस तो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला था, तो वहां से हमको ये लोकस मिल गया, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
From an arbitrary point P on the circle x square plus y square equals to 9, tangents are drawn to the circle x square plus y square equals to 1। मतलब यहाँ पे भी दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की बात चल रही है, तो फटाफट हम लोग क्या कर लेते हैं, ये सर्कल्स निकाल के फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये सर्कल पहला, और यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ कि दोनों का, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि कॉन्सेंट्रिक है, ठीक है। तो ये दो सर्कल कैसे कॉन्सेंट्रिक है, ओके। तो यहाँ पे इसका रेडियस तुमको मालूम है कितना है, 1 के, छोटा जो सर्कल है उसका रेडियस मैं छोटा सा यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, और यहाँ पे इसका रेडियस कितना है, 3 है, बराबर ना, ओके। अब क्या करना है तुमको, टेंजेंट निकालना है ये बाहर वाले सर्कल के ऊपर का कौन सा एक पॉइंट लेके। चलो ये पॉइंट तुमने ले लिया, तो मान लेते पी पॉइंट, यहाँ से तुमको ये छोटे वाले सर्कल को टेंजेंट बनाना है। तो ये टेंजेंट इधर एक आ गया और एक इधर एक आ गया। अच्छा, ये जो टेंजेंट्स है वो आगे जब एक्सटेंड करेंगे तो इसी सर्कल को दोबारा कट करने वाले हैं। देखो, tangents are drawn to the circle x square plus y square equals to 1 which meets x square plus y square equals to 9। मतलब खुद को ही, मतलब ये कट कर गए यहाँ पे ए पे और ये कट कर गए यहाँ पे बी पे, मतलब इसी टेंजेंट इसी सर्कल के ऊपर का एक पॉइंट लेना था, ये छोटे वाले सर्कल को टेंजेंट बनाना था, और छोटे वाले सर्कल का जब टेंजेंट बनाया तो ये जो टेंजेंट है ये बाहर वाले सर्कल को दोबारा कट कर गए ए एंड बी में, तो ए एंड बी हो गए वो पॉइंट। तो तुमको निकालना क्या है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट ए एंड बी टू दिस सर्कल, मतलब बड़े वाले सर्कल को टेंजेंट बनाना है अभी इस वाले पॉइंट पे, पी पे एक टेंजेंट बना दो और ए पे एक टेंजेंट बना दो, बी के ऊपर एक टेंजेंट बना दो। तो ये जो पॉइंट आएगा पी, उसका तुमको लोकस निकालना, इसको अगर हमने एच कोमा के बोल दिया तो ठीक है। सबसे पहले तो बात ये समझ लो, अगर पी को हम लोग चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे लेते हो तो ये जो लाइंस है ऐसा और ऐसा बन जाएगा, तो एक इधर पॉइंट मिलेगा एक इधर एक पॉइंट मिलेगा। तो वहां से अगर हमने लाइन बना दिया तो क्या होगा कि दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इधर आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा, पॉइंट अगर पी अगर ऐसे मूव होगा इसके ऊपर से, तो ये जो पी पॉइंट है ऐसे मूव होगा, बराबर क्या, मतलब सीधी सी बात दिख रही होगी आपको कि ये भी एक कॉन्सेंट्रिक, मतलब ये भी क्या आएगा कि एक सर्कल के ऊपर ही आएगा जिसका रेडियस इस, मतलब जिसका सेंटर भी क्या होगा, जो ओरिजिनल दो सर्कल थे उसके ऊपर ही रहेगा, लेकिन रेडियस कुछ चेंज हो जाएगा, सही है। और ऑप्शन को देख के भी ऐसा आपको अंदाजा आ ही रहा होगा, ठीक है ना। तो ये मतलब पहले तो बात है, मतलब क्या है कि तुम्हारा सेंटर अभी कितना है, वो 0,0 ही है। बस तुमको अब ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला निकाल देना है। ये वाला अगर तुमने डिस्टेंस निकाल दिया समझो, तो ये डिस्टेंस अगर निकल गया तो तुम्हारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया, क्योंकि इसका जो इक्वेशन आएगा कितना आएगा, x माइनस 0 होल स्क्वायर y माइनस 0 होल स्क्वायर, मतलब होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, बस इक्वल्स टू ये जो डिस्टेंस है इसको अगर OP मान रहे हो तो क्या होगा, बस OP स्क्वायर। बस ये OP डिस्टेंस तुमको कुछ भी करके लेके आना है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, इसका लोकस हो जाएगा P पॉइंट का। यहां तक क्लियर है। अच्छा, ज्योमेट्री को सोच लेते हैं अभी। देखो तुमको क्या क्या मालूम है, तुमको ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस मालूम है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस मालूम है, क्या तुमको ये एंगल मालूम है क्या, ये एंगल हमको अभी मालूम नहीं है, ठीक है ना। तो ये एंगल अभी मालूम नहीं है, मालूम कर सकते हैं क्या, देखो तो हम लोग कैसे करेंगे, मतलब जितना इजी कैलकुलेशन होगा उतना इजी करने की कोशिश कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो इस चीजें फिक्स ही है, तुमको ये डिस्टेंस निकाल देना है, तो पॉइंट ये ले लो या फिर ये ले लो या फिर ये ले लो, कहीं का भी पॉइंट अगर ले लोगे तो ये डिस्टेंस तो फिक्स रहेगा, सही है क्या। तो इसका मतलब क्या कर लो कि इस पॉइंट को अगर फिक्स करने के लिए, तो ये पॉइंट अगर फिक्स है तो इसको एक तुम आर्बिट्ररी पॉइंट भी समझ सकते हो कि मतलब ये कितना होगा, ये 0,3 होगा या फिर 3,0 होगा, ऐसा भी कर सकते हो। उसके हिसाब से भी तुम सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा करने की जरूरत है क्या, देख लेते हैं पहले तो क्या क्या है वैसे, चलो कोई बात नहीं। तो तुम पहले तो यहां से यहां तक इसको कनेक्ट कर लो, ये वाला, ठीक है, और यहां से यहां तक कनेक्ट कर लिया। तो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमको मिनिमम कैलकुलेशन करना है, मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा कि अभी कितना करना है। तो इसके लिए तो अगर ये एंगल अगर तुम्हारा थीटा होता, ये एंगल अगर थीटा होता तो ये कितना हो जाता, बोलो, ये होगा 2 थीटा, बराबर ना। ये अगर थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। इसका मतलब तुमने जब इसको कनेक्ट कर लेते बीच में से ऐसे, तो क्या ये एंगल और ये एंगल आधा आधा बन गया क्या, मतलब क्या होगा कि ये एंगल इसके बराबर ही होगा, मतलब ये होगा थीटा तुम्हारा, ये भी होगा थीटा तुम्हारा, सही है क्या। अब देख लो, थीटा तो तुम्हारा मालूम नहीं है अभी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लेंथ तुमको मालूम है कितना है, वो 3 के बराबर है। अगर ये लेंथ 3 है और इस ट्रायंगल की बात करते तो यहाँ पे तो 90 डिग्री बनेगा ही, बराबर ना। तो इसका मतलब अगर एक लेंथ तुमको मालूम है, एक एंगल मालूम है, तो तुमको ये डिस्टेंस मिल जाएगा, ये तुम्हारा O है, ठीक है। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल की बात कर रहे थे, OAP की, तो उसके अंदर तुमको क्या लगाना पड़ेगा, तुमको एडजेसेंट साइड मालूम है, तुमको हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो यहाँ पे तुमको cos थीटा लगाना पड़ेगा। तो cos थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, देख लो, cos थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, इसका एडजेसेंट साइड जो कितना है 3 है, डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, जो कि हाइपोटेन्यूज OP है, ठीक है। तो OP कितना आ गया, OP आ जाएगा तुम्हारा 3/cos थीटा। मतलब अब तुमको अगर cos थीटा की वैल्यू मिल गई तो क्या होगा कि तुमको OP मिल गया, ठीक है।
अच्छा, cos थीटा निकालना है, थीटा निकालने के लिए तुमको बस ये एंगल निकालने की भी काम, ये भी निकल गया तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं अभी ऊपर वाले ट्रायंगल में, मतलब यहाँ पे जब इसको मैंने कनेक्ट कर लिया, क्या ये लेंथ तुमको मालूम है क्या, ये लेंथ मालूम है क्या, बिल्कुल ये छोटी वाली सर्कल का रेडियस है। अब मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ ये तक, यहाँ तक, क्या ये तुमको लेंथ मालूम है क्या, बिल्कुल ये बड़े बाहर वाली सर्कल का रेडियस है जो कि कितना है 3 है। अच्छा, जब इसको मैंने कनेक्ट कर लिया तो क्या ये एंगल और ये एंगल आधा आधा हो गया क्या, बिल्कुल, क्योंकि ये आधा आधा बन जाता है वैसे, क्योंकि ये दोनों सेम ही बन जाते हैं इसलिए। तो इसका मतलब ये जो एंगल होगा तुम्हारा θ/2 होगा, सही है क्या। इस ट्रायंगल के अंदर ये जो इसको अगर यम बोल रहे हो तो कौन सा OPM, अच्छा ये इसको भी P बोल दिया गया, इसको R बोल दो, तो ORM, ये ORM में क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा एंगल, यहाँ पे अगर 90 डिग्री है तो इसका मतलब इसके अंदर ये साइड तुमको मालूम है, ये साइड तुमको मालूम है, तो ये जो एंगल है इतना वो भी हमको आराम से मिल जाएगा। तो क्या लगाना पड़ेगा, सामने वाली साइड तुमको मालूम है और हाइपोटेन्यूस मालूम है, तो उसका मतलब साइन लगाना पड़ेगा। तो साइन θ/2 कितना हो रहा है, देखो सामने वाली साइड कितना है, वो तो 1 के बराबर है, सही है, और जो हाइपोटेन्यूस कितना है 3 के बराबर, तो तुमको साइन θ/2 कितना मिल गया 1/3। तो तुमको cos θ/2 मिल जाएगा क्या, क्योंकि तुमको cos थीटा चाहिए, θ/2 नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, cos θ भी डायरेक्ट मिल सकता है, कैसे, देखो cos θ इक्वल्स टू कितना होता है फॉर्मूला, ये शायद आपको मालूम होना चाहिए। तो cos θ इक्वल्स टू कितना आएगा 1 - 2 टाइम्स साइन स्क्वायर θ/2, ये मालूम है क्या। तो बस यहां से sin θ/2 की वैल्यू रख दो इसके अंदर, तो 1 माइनस हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 1/9, क्योंकि sin थीटा का स्क्वायर करना है, तो 9 माइनस हो जाएगा 2, 9 - 2 मतलब हो जाएगा 7/9 हो जाएगा। तो ये बन गया तुम्हारा cos थीटा की वैल्यू। तो बस यहाँ पे रख देंगे तो OP तुमको निकल गया। तो OP इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय कितना आएगा cos कितना आएगा 7/9, मतलब ये 9 जब ऊपर आएगा तो होगा 27/7, सही है। तो तुम्हारा जो इक्वेशन बनेगा x² + y² इक्वल्स टू OP का मतलब 27/7 का स्क्वायर, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, सर्कल बनेगा x² + y² इक्वल्स टू 27/7 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे ये वाला और ये वाला ऑप्शन तो बनने का चांस था ही नहीं वैसे, क्योंकि यहाँ पे तो तुमको सीधा सीधा दिख रहा है कि सर्कल ही बनने वाला था, सही है। तो इसका मतलब वैसे भी दोनों ऑप्शन निकल गए थे, 50-50 का चांस था ये सर्कल और ये डी में, क्योंकि अगर इसका रेडियस अगर इतना डिस्टेंस अगर 27/7 नहीं होता तो डी भी ऑप्शन हो सकता था, सही है। लेकिन ऑप्शन से बेटर नहीं, कितना दो तीन स्टेप्स थे इसके अंदर, तो ज्योमेट्री अगर परफेक्ट करोगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा वैसे। If R1 and R2 are the radii of smallest and largest circle which passes through 5,6 and touches the circle x - 2 whole square plus y² equals to 4, तुमको R1 into R2 निकाल देना है। तो R1 और R2 दो स्मॉलेस्ट मतलब और एक स्मॉल सर्कल है और लार्जेस्ट सर्कल है, passes through 5,6 and touches the circle, मतलब फिर से एक बार यहाँ पे एक सर्कल है, तो ये मान लेते हैं कि ये सर्कल है तुम्हारे पास, ठीक है। अब इसके बाद एक पॉइंट दिया है तुमको, मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पॉइंट है तुम्हारा, कौन सा ये 5,6, ओके। तो अब तुमको क्या करना है कि तुमको दो सर्कल बनाना है। पहला सर्कल कैसे कि स्मॉलेस्ट सर्कल जो कि इससे भी पास करे और इसको टच करे, तो इसका मतलब शायद ऐसा कोई सर्कल बनेगा, ठीक है। और एक बड़ा सर्कल होगा जो कि ऐसा शायद इसको टच करा, मतलब इसको इंटरनल टच करेगा ऐसे, बराबर ना, एक एक्सटर्नल टच करेगा, एक इंटरनल टच करेगा। अच्छा, इसका जो रेडियस है कितना है R1 है। तो अब देखो इसका सेंटर तुमको मालूम है क्या, इस सर्कल का सेंटर मालूम है, बिल्कुल कितना है 2,0 के बराबर है, ये तुम्हारा 2,0 है। और इसका रेडियस भी मालूम है कितना है 2 के बराबर ही है, मतलब जो इस सर्कल का अगर मैं रेडियस अगर R बोल दूं तो कितना आएगा ये 2 आएगा और सेंटर 2,0 है, ठीक है। और इस सर्कल का रेडियस कितना होगा R1 होगा, इसका रेडियस कितना है R1 है। तो अब इसको जब ज्वाइन करूंगा मैं, ये वाला डिस्टेंस इतना, देखो ये डिस्टेंस मिल जाएगा तुमको। अगर ये पॉइंट को मैं P बोल दूं और अगर सेंटर C है ये, तो PC डिस्टेंस तुमको मिल जाएगा। PC कितना आएगा देख लो, ये PC होगा, चलो मैं इसको थोड़ा इधर लिख देता हूं ताकि आगे चल के हमको काम आ जाए जगह। तो ये PC डिस्टेंस कितना होगा, PC इक्वल्स टू √ऑफ कितना आना चाहिए, ये 5 - 2 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9, और होगा कितना 6 - 0 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 36। तो कितना आ गया ये आ जाएगा 45 क्या। तो ये PC जो डिस्टेंस है वो है 45, बराबर है क्या, 5 - 2 होगा मतलब 3 का स्क्वायर और 36, सही है 45 होगा। ओके, आगे देख लेते हैं, मतलब ये डिस्टेंस है। अब ये जो 45 डिस्टेंस है वो कैसे बन रहा है वो देख लो। तुमको यहां से यहां तक का डिस्टेंस मालूम है, ये तो होगा 2 क्योंकि ये छोटी वाली सर्कल का रेडियस है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा 2 × R1 होगा, क्योंकि ये तो डायमीटर है इसका। मतलब जो PC डिस्टेंस है अगर दूसरी भाषा में लिखा जाए तो कैसे होगा, ये 2 × R1 प्लस जाए कितना 2 होगा, मतलब तुम्हारा R1 जो होगा कितना आना चाहिए, रूट हो जाएगा 45
और माइनस हो जाएगा 2 और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। सही है क्या? ये होगा तुम्हारा R1। ओके, ये हो गया तुम्हारा R1। अब R2 की बारी। अब R2 कैसे निकालेंगे? अब इसी पॉइंट से और सर्कल को टच करने वाला एक और सर्कल पॉसिबल है जो कि इसको बाहर से टच कर रहा होगा इसे। ठीक है, ये वाला सर्कल है। तो आप देखो इस सर्कल का रेडियस कैसे होगा? इसका रेडियस तो R2 बोल नहीं रहे हम लोग, तो अब ये रेडियस कैसे आएगा? देखो यहां से ये डिस्टेंस तो तुमको मालूम ही है कितना है, ये तो यहाँ पे लिखा है √45। अब इसके अंदर तुमको क्या ऐड करना पड़ेगा? ये वाला डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा, ये वाला। तो ये जो टोटल डिस्टेंस होगा इतना, ये टोटल डिस्टेंस जो होगा ये बाहर वाले के लिए ये क्या होगा? 2 × R2 होगा। क्यों? क्योंकि इसका डायमीटर बनेगा ना, ये बाहर वाला सर्कल, बाहर वाले सर्कल का डायमीटर बनेगा। तो ये 2 × R2 कैसे आएगा? देखो 2 × R2 जो आएगा, देखो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? ये तो होगा √45। सही है ना? यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? √45 ना, ये पीसी डिस्टेंस ही है ना। फिर इसके बाद क्या होगा? यहां से यहां तक का डिस्टेंस अलग से जाना पड़ेगा मुझे, और ये क्या होगा? ये अंदर वाले सर्कल का रेडियस है तो ये +2 होगा। तो तुम्हारा R2 जो आएगा ये आएगा कितना? √45 प्लस हो जाएगा 2 और डिवाइड बाय 2। बस यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। लेकिन शायद एक दिक्कत आएगी कि ये डायमीटर कैसे बन गया इसका। सही है, ये डायमीटर कैसे बन गया वो अगर आपको लग रहा मतलब दिक्कत आ सकती है। तो देखो यहां से बोला गया था कि लार्जेस्ट सर्कल चाहिए। ठीक है, मतलब हमको ऐसा सर्कल एडजस्ट करना है कि जिसका रेडियस लार्जेस्ट हो, और जब ये डायमीटर बनेगा तभी जाके इसका जो रेडियस बनेगा वो लार्जेस्ट बनेगा, बराबर ना। तो इसलिए हमने वो डायमीटर यूज कर लिया। तो बस R1 मिल गया तुमको, R2 मिल गया, दोनों का प्रोडक्ट बोला गया है। तो अब ये प्रोडक्ट निकाल दो। तो R1 × R2 देखो ये कितना होगा? ये होगा a - b a + b। तो इसका मतलब a का स्क्वायर मतलब होगा 45, माइनस हो जाएगा b का मतलब 4 होगा, और ये होगा 4। तो कितना आ गया? ये 41/4। ये होगा तुम्हारा R1 × R2। सही है, तो 41/4 ये हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन है। इफ मिनिमम रेडियस ऑफ ए सर्कल विच इज ऑर्थोगोनल विद द बोथ द सर्कल्स, मतलब इन दो सर्कल को ऑर्थोगोनल सर्कल होना चाहिए, तो उसके लिए मिनिमम रेडियस कितना होना चाहिए वो हमको बताना है। सही है ना, मिनिमम रेडियस। ठीक है, तो सबसे पहले तो दो सर्कल्स की बात चल रही है, और ये सर्कल्स जो होंगे ये मान लेते हैं पहला सर्कल ये है और दूसरा सर्कल कुछ ये है। तो हमको क्या करना है कि मिनिमम सर्कल निकालना है जो कि दोनों को ऑर्थोगोनल हो। तो सीधी सी बात है, वो जो मिनिमम सर्कल आएगा वो कहां पे आना चाहिए? इसके सेंटर से जो लाइन पास कर रही है, ये जो सेंटर से लाइन पास कर रही है उसी के ऊपर उसका रेडियस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए अभी पता चल जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि उसी जगह पे अगर समझो ये सर्कल है तो इसका मतलब हमारा सर्कल अगर ये बन जाता है ऐसा कुछ, और ये क्या होगा? यहाँ पे अगर एंगल 90 डिग्री होता है तो जाके यहाँ पे जो होगा वो मिनिमम इसका रेडियस बन सकता है। अगर तुमने सर्कल इसका जो सेंटर है इसके ऊपर ले लेता है तो सर्कल को बड़ा करना पड़ेगा ना, तब जाके इसको 90 डिग्री में कट करेगा। सही है क्या? तो मिनिमम होने के लिए ये जो सेंटर से जो लाइन पास कर रही है उसके ऊपर ही उसका सेंटर होना चाहिए। जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती मालूम नहीं है, अभी देख लेते हैं जो भी आगे होगा। ठीक है, तो अब देख लो यहाँ पे इसका सेंटर कितना है? वो तो है 6,0, बराबर। और रेडियस कितना आ जाएगा? इसका रेडियस आएगा 6 का मतलब ये 1 ही आएगा इसका रेडियस, r = 1। कैसे? 6 का स्क्वायर -36 हो जाएगा ये। इसका जो सेंटर है कितना है? इसका सेंटर है -2,0, बराबर ना। और इसका रेडियस सेंटर तो होगा -2,0 और रेडियस, अच्छा इसका भी रेडियस 1 ही है, मतलब दोनों कैसे है? सेम रेडियस है दोनों का भी। ठीक है, दोनों का रेडियस सेम है। आप देख लेते हैं हमको क्या चाहिए। हमको चाहिए अभी यहाँ पे 90 डिग्री में अगर ये कट करता है तो क्या होना चाहिए? देखो अगर 90 डिग्री में कट करता है तो तुमको शायद मालूम होगा कि इसके जो सेंटर से जो लाइन पास करती है, ये सेंटर से जो टेंजेंट बनेगा और इसके जो सेंटर से टेंजेंट बनेगा वही क्या होता है? ये इसके टेंजेंट्स होते हैं और ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, अगर ये तुम्हारा सेंटर C है और ये C1 है और अगर C2 है, बराबर है क्या? तो तुमको निकालना क्या है? इसका रेडियस निकालना है वैसे। ओके ना, तो रेडियस कैसे निकाल देंगे? तो इसके ऊपर जो कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है बोल दो? तो ये होता है R1², ये होगा R1² प्लस हो जाएगा R2² और इक्वल्स होता है D², बराबर ना। ये होता है कंडीशन। दो सर्कल अगर ऑर्थोगोनल होने के लिए उसके बीच में कंडीशन ये होती है। तो क्या हो पाएगा देख लो। देखो ये तो तुम्हारा ये रेडियस तो मालूम है 1, इसको तुम R बोल देते हो, और ये डिस्टेंस तो अब इक्वल ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बोल दो? क्योंकि ये दोनों सर्कल के रेडियस सेम ही है, तो इसका मतलब ये बीचों बीच पॉइंट होना चाहिए ना। सही है, तो इसका मतलब अब ये जो होगा चीज यहाँ पे आ जाएगा R का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ये D। सही है, D का स्क्वायर। इसके सामने क्या होगा? ये भी तो वही होगा, ये भी तो R होगा, ये होगा R और ये होगा 1 और ये D वैसे तो सेम ही हो ही रहा है वैसे, मतलब बोलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अब एक बात समझ लो कि यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट मिल जाएगी क्या?
क्योंकि ये C1 मालूम है, C2 मालूम है, तो 6 - 2 डिवाइड बाई 2 मतलब होगा 4,0। मैंने बार बार बोला है कि ये जो C1 C2 का जो मिड पॉइंट होगा वही हमारा क्या होना चाहिए, ऑर्थोगोनल सर्कल का सेंटर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। अगर रेडियस अलग अलग होता तो शायद पॉइंट इधर उधर हो जाता, लेकिन अब दोनों का रेडियस सेम है तो बस इसका मिड पॉइंट ही इसका सेंटर होना चाहिए, क्योंकि उधर जितना ये जो भी चीज होगा वही इसके इस साइड पे होना चाहिए, तो इसलिए सेंटर पे आएगा। ओके, इसका मतलब कितना हो गया कि r² + 1 और ये d², हमको निकालना था r की वैल्यू, तो अब d निकल जाएगा क्या तुम्हारा? तुमको d आराम से मिल जाएगा। देखो कैसे मिलने वाला d, क्योंकि ये पॉइंट तुमको मिल गया है और ये पॉइंट तुमको मालूम है, तो इसका मतलब इसके बीच का जो डिस्टेंस आएगा ये होगा r² + होगा 1 = d कितना आएगा, √ ये होगा 6 - 4 होल स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ओके, और माइनस हो जाएगा कितना, बस इतना ही, मतलब ये 2 ही आएगा शायद, तो r² = कितना आ जाएगा 2 - 1, तो r की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सही है, तो रेडियस तुम्हारा कितना आना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना? सॉरी, ये जो पॉइंट है 4 नहीं होगा शायद, 6 - 2 तो होगा 4 डिवाइड बाई 2 भी करना पड़ेगा ना, तो ये होगा 2। समझ मेरी बात आपको? 4 नहीं आएगा, 2 आएगा, मतलब 6 - 2 इसका हो जाएगा स्क्वायर, मतलब होगा 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा कितना, 16 - 1 आएगा, और r कितना आना चाहिए, √15 आ जाना चाहिए। सही है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ये 1 वाला नहीं होगा, ये C वाला ऑप्शन हो जाएगा, D वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्या क्या समझ में आ रहा है आपको? बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 2 सर्कल दे जिसके रेडियस सेम थे, इसका मतलब क्या होगा कि क्या है कि दोनों सर्कल कैसे उसके रेडियस सेम है, और उसका सेंटर कितना, एक 6,0 है और एक -2,0 इसके सेंटर थे। ठीक है, हमको एक तीसरा सर्कल बनाना है जो कि दोनों को ऑर्थोगोनल होना चाहिए। ऑर्थोगोनल का मतलब कितना होना चाहिए कि ये जो एंगल है 90 डिग्री बनना चाहिए और ये भी 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है दोनों सर्कल अगर सेंटर सेम है, मतलब रेडियस अगर सेम है, तो ये जो सर्कल होगा इन दोनों के बीचों बीच उसका सेंटर होना चाहिए, और इन C1 C2 से जो लाइन पास कर रही है उसी के ऊपर उसका सेंटर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर मैं यहां से अगर सिमेट्री डाल दूं, यहाँ पे अगर कोई मिरर रख दूं, तो इसका जो इधर जो भी इमेज दिख रहा है वो एग्जैक्ट इसका रिफ्लेक्शन इधर दिखना चाहिए, तब जाके यहाँ पे ये 90 डिग्री हो तो यही 90 डिग्री होगा, इसलिए बीचों बीच पॉइंट आएगा। तो बस सीधी सी बात है, ये होगा ऑर्थोगोनल सर्कल के लिए कंडीशन, r1² + r2² = d²। तुमको C1 मालूम है, बस तुमको C मालूम कराना है, और ऑलरेडी हमने C1 और C2 का मिड पॉइंट ही बोल दिया है C को। सही है ना, और तुमको ये डिस्टेंस मालूम है 1 है, तो ये डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं आराम से। सही है, तो √15 ये डिस्टेंस हो गया। ये जो कंसेप्ट है ऑर्थोगोनल वाला, जो भी जहां पे भी आता है उसको एक बार कंबाइन कर लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्थोगोनल के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके, C1 जो है x² + y² = 3 + 2√2 का स्क्वायर है। बी ए सर्कल एंड PA एंड PB आर पेयर ऑफ टेंजेंट्स ऑफ C1। चलो फिर से एक बार निकाल लेते हैं। ये भी एक सर्कल है जो कि पासिंग थ्रू ओरिजिन है। ठीक, पास थ्रू ओरिजिन नहीं, जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। ठीक है, ये सर्कल हो गया। और क्या है ये, इसको बोल रहा है वो C1। ये सर्कल कौन सा है, इसका नाम दे दिया उसने C1। ओके, इसके बाद PA एंड PB जो है टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट्स है C1 को, वेयर P इज अ पॉइंट ऑन द डायरेक्ट सर्कल ऑफ C1, देन द रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल व्हिच टचेस C1 एक्सटर्नली एंड आल्सो द टू टेंजेंट्स P एंड PB। ओके, तो क्या बोल रहा है कि एक और सर्कल तुमको बनाना है। चलो मैं एक छोटा सर्कल बना देता हूँ, कोई जगह नहीं है यहाँ पे, तो ये इसके अंदर एक सर्कल बना दिया, ये वाला। तो क्या बोल रहा है कि जो बाहर वाला सर्कल है, चलो ये थोड़ा सा ऊपर चला गया है, ये बाहर वाला जो सर्कल है, ये इलिप्स बन गया क्या, चलो ठीक है, ये वाला सर्कल। अब देखो बाहर वाला जो सर्कल है वो अंदर वाले सर्कल का डायरेक्ट सर्कल है। सही है ना, तो ये तुम्हारा C1 अब ये होगा और ये तुम्हारा होगा C2। सही है, देखो C1 कौन सा है, ये वाला सर्कल है। P एंड PB आर पेयर ऑफ टेंजेंट्स ऑफ C1 वेयर P इज अ पॉइंट ऑन डायरेक्ट सर्कल, मतलब ये होगा C2 के ऊपर तुम्हारा क्या एक पॉइंट है, मतलब ये जो बाहर वाला सर्कल है तुम्हारा C2 है और ये तुम्हारा C1 है, तो इसके ऊपर का कौन सा भी पॉइंट लेना है, और यहां से जब तुमने टेंजेंट बना दिया, ये कट कर गया तुमको A में और ये कट कर गया तुमको B में। ठीक है, और ये पॉइंट तुम्हारा P है, और ये जो सर्कल है उसका सेंटर C1 मान लो डायरेक्ट। बाहर वाला सर्कल भी सेंटर कितना होगा, वही होगा C1, ऐसा है। ओके, तो आपको क्या करना है कि तुमको एक और सर्कल बनाना है जो कि इसको यहां पे टच करेगा, अभी ये C1 को बाहर से टच करेगा और ये दोनों के बीच में रहेगा ऐसे। तो ये सर्कल की बात चल रही है, तो तुमको इसका रेडियस कितना आएगा बताना है। ठीक है, समझ मेरी बात आपको? क्या है कि पहले एक सर्कल C1 दिया था, मतलब ये अंदर वाला, जिसका रेडियस कितना है, ये वाला 3 + 2√2 इतना है। ठीक है, फिर इसका एक डायरेक्ट सर्कल लेना है और डायरेक्ट सर्कल के ऊपर का कौन सा एक पॉइंट लेके वहां से आपको टेंजेंट बनाना है। टेंजेंट बनाने के बाद ए और बी में कट कर रही है इसको, ये C1 को, तो
ये जो टेंजेंट ए एंड बी को टच करने वाला और इस सर्कल को एक्सटर्नल टच करने वाला जो सर्कल बनेगा उसका हमको क्या करना है कि रेडियस निकाल देना है। स्मॉलेस्ट मतलब यहाँ पे आएगा, लार्जेस्ट मतलब यहाँ पे इधर एक नीचे भी आ सकता है ऐसा बड़ा, ठीक है, लेकिन वो नहीं चाहिए हमको, यहाँ पे स्मॉलेस्ट बोला गया इसलिए, ठीक है। आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी हम लोग ज्योमेट्री लगा सकते हैं। कैसे ज्योमेट्री लगाएंगे ये समझ में आती क्या चीज देख लो। अगर तुमने इस चीज को P को C1 को कनेक्ट कर लेते हो, P को और C1 को कनेक्ट कर लेते हो तो क्या ये डिस्टेंस निकल जाएगा क्या? जो PC1 डिस्टेंस है मिल जाएगा क्या? ये बिल्कुल मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो PC1 है ये बाहर वाले सर्कल का रेडियस ही है वैसे, और ये क्या है अंदर वाले सर्कल का डायरेक्ट सर्कल है, तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, उसका जो डिस्टेंस होता है रेडियस होता है अंदर वाले सर्कल के √2 के मल्टीपल में होता है। तो 3 प्लस होगा 2 प्लस √2 इंटू होगा √2, तो कितना आएगा ये बन जाएगा ये 4 प्लस हो जाएगा 3 √2, ये बन जाएगा तुम्हारा PC1 डिस्टेंस। सही है, तुमको निकाल देना है ये वाले सर्कल का रेडियस। अब ये जो जिसका सर्कल का रेडियस निकालना है उस सर्कल के रेडियस को R बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देख लो, अब ये जो डिस्टेंस है PC1 कैसे निकलेगा, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा बोलो, यहां से लेकर यहां तक का, ये तो होगा 1 क्योंकि अंदर वाले सर्कल का रेडियस है, तो इसको तो तुमने लिख दिया 1, ओके। फिर प्लस, अब यहां से लेकर यहां तक का, ये सेंटर तक का, ये कितना होगा तुम्हारा R होगा, ठीक है। फिर बाद में देखो, अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है क्या, यहां से लेकर मतलब ये अगर तुम्हारा C2 होगा, ये जो C2 होगा डिस्टेंस, तो PC2 निकाल देना है तुमको। अच्छा, ये जो P पॉइंट है ये इस वाले सर्कल के डायरेक्टर सर्कल के ऊपर है, तो इसका मतलब इन दोनों बीच मतलब P के ऊपर जो टेंजेंट बन रही है उसके बीच का जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट सर्कल है, इसी की गारंटी ले रहा है कि इसका एंगल होगा 90 डिग्री। मतलब ये दो टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये दो टेंजेंट जो है ये इसको भी है और इसको भी है, बराबर ना। तो इसका मतलब ये जो टेंजेंट है P पॉइंट जो है ये छोटे वाले सर्कल के डायरेक्टर सर्कल के ऊपर भी तो है ना, समझ में आई क्या बात आपको, ये छोटे वाले सर्कल के डायरेक्टर सर्कल के ऊपर भी आएगा पॉइंट P। इसका मतलब क्या होगा, अगर इस वाले सर्कल छोटे वाले सर्कल का अगर रेडियस R होता है तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगा PC2 ये कितना होना चाहिए, √2 टाइम्स ऑफ R होना चाहिए। और अगर ये समझ में आया तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि यहां से R आपको क्या मिल जाएगा, R आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 1 को उधर भेज देंगे तो ये होगा R, जब कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा √2 प्लस 1 और इंटू होगा R, और ये जो 1 है उधर जाएगा तो ये 3 हो जाएगा और 3 प्लस हो जाएगा ये √2 होना चाहिए। सही है, तो ये √2 प्लस 1 कैंसिल होकर R के लिए कितना आ गई, 3 आ गई। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने, देखो कुछ गड़बड़ लग रही है वैसे, क्या क्या हो गया देखो, PC1 डिस्टेंस चाहिए हमको, तो PC1 क्या होगा, ये C1 मतलब अंदर वाला सर्कल है, हाँ बिल्कुल है अंदर वाला सर्कल है। अच्छा, ये गड़बड़ हो गया, ये जो रेडियस है ना ये 1 नहीं है, ये जो रेडियस है 1 नहीं है, ये कितना है, ये इतना है 3 प्लस 2 √2 है ना, ये वाला गलत लिखा हमने। कितना होगा ये 3 प्लस होगा 2 √2, इतना ये इतना रेडियस होना चाहिए। तो ये जब उस साइड पे चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, देखो 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा पूरा। तो देखो कितना आएगा, ये 4 माइनस 3 मतलब हो जाएगा 1 और होगा 3 √2 माइनस 2 √2 मतलब हो जाएगा √2, मतलब ये एक्जैक्टली दोनों सेम है। तो कैंसिल होकर R की वैल्यू कितना आ जाएगी, R की वैल्यू आ जाएगी 1। ओके, तो बस ये डी ऑप्शन तुम्हारा हो जाना चाहिए। ओके ओके, तो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल्स, ये दो सर्कल दे दिया है उसके नंबर ऑफ टेंजेंट ढूंढना है तुमको, ठीक है। तो इसके बारे में मतलब ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बोल देता हूँ कि दो सर्कल के बीच में रिलेशन क्या क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो दो सर्कल जो होते हैं, ये सर्कल पहला और ये सर्कल दूसरा, मतलब दोनों का कोई संबंध नहीं है, दूर दूर है ना, दोनों दो अलग अलग पोजीशन पे रहेंगे। या फिर दूसरी कोई क्या हो सकती है कंडीशन, एक तो ये सर्कल होगा, फिर बाद में तुम्हारा एक सर्कल ऐसा हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ये टच कर रहे हैं ऐसा। फिर इसके बाद तीसरी जो कंडीशन बनेगी तुम्हारी क्या होगी, दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ये इंटरसेक्टिंग सर्कल्स होते हैं, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है कि दो सर्कल अंदर से एक दूसरे को टच करेंगे, ठीक है, तो ये वाला दोनों सर्कल अंदर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं। या फिर ये दो सर्कल जो होते हैं एक दूसरे के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे कोई मतलब 5 केसेस कुछ कुल मिला के बन रही होगी, ठीक है। तो इसके सर्कल के इक्वेशंस वगैरह तुमको मालूम है, सामान चलो, तो ये तुम्हारा C1 है, ये तुम्हारा C2 है, ये सर्कल C1, ये सर्कल C2, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या क्या होगा, तो इसके लिए पहले तो कंडीशन लिख लो, क्या होगी कंडीशन, तो ये जो सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा D, ठीक है ना, D मतलब क्या, सेंटर के बीच का डिस्टेंस, और यहां से लेकर यहां तक का R1, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक का R2, मतलब क्या होना चाहिए कि डिस्टेंस D जो है ज्यादा होना चाहिए R1 प्लस R2 से,
ठीक है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब दो सर्कल सेपरेट है, मतलब नॉट इंटरसेक्टिंग सर्कल होंगे, बराबर क्या, और एक दूसरे के बाहर होंगे ना। नॉट इंटरसेक्टिंग तो ये नीचे भी था, देखो यहाँ पे भी नॉट इंटरसेक्टिंग था, लेकिन ये एक दूसरे के अंदर थे, ठीक है। यहाँ पे कैसा है कि ये नॉट इंटरसेक्टिंग तो है और ये आउटसाइड है, एक दूसरे के बाहर है, ठीक है ना, ऐसा है। तो इसमें नंबर ऑफ टेंजेंट जो होंगे तुम्हारे निकालना, तो क्या होता है कि नंबर ऑफ टेंजेंट निकालना होता है कि नंबर ऑफ टेंजेंट कितने होते हैं इसको। तो देख लो नंबर ऑफ टेंजेंट कितने बनेंगे, एक बनेगा ऐसा और एक बनेगा ऐसा, ठीक है। और ये दो कैसे टेंजेंट्स है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस करे, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स टेंजेंट्स, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, या फिर इनडायरेक्ट टेंजेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट टेंजेंट, ठीक है। और दूसरे दो टेंजेंट कैसे रहेंगे, अच्छा ये मैं ये इनडायरेक्ट टेंजेंट की बात चल रही तो मैं ये भी बोल दूं, जो ये तुम्हारा पी पॉइंट होगा दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये C1 C2 के ऊपर ही आएगा। इनडायरेक्ट टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो C1 C2 से लाइन पास कर रही है उसके ऊपर ही आता है। और ये जो पी पॉइंट है C1 C2 को इंटरनली डिवाइड कर लेता है कौन से रेशियो में, ये R1:2 R2 में, ये वाला भी फिक्स ही होता है रेशियो, ठीक है। मतलब यहां से यहां तक का जो रेशियो होगा वो इस वाले सर्कल का रेडियस होगा, और यहां से यहां तक का जो रेशियो रहेगा वो इस वाले दूसरे वाले सर्कल का रेडियस रहेगा, ठीक है। तो पी पॉइंट तुमको निकल जाएगा। इसके बाद जो इनडायरेक्ट टेंजेंट्स होंगे, मतलब ऐसे कोई टेंजेंट बन जाएंगे तुम्हारे शायद, ऐसे दो टेंजेंट डायरेक्ट टेंजेंट ना, ये इनडायरेक्ट मतलब ये अंदर से पास करेंगे, तो इधर भी दो टेंजेंट कहीं ना कहीं इधर इंटरसेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बाहर से पास कर रहे हैं तो इनको क्या बोला जाता है, डायरेक्ट टेंजेंट बोला जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि तुमको टोटल 4 टेंजेंट्स पॉसिबल होंगे इस वाले केस में, 2 इनडायरेक्ट 2 डायरेक्ट, ठीक है। और ये जो पॉइंट होगा इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन Q, ये भी C1 C2 के ऊपर ही आएगा, मतलब C1 C2 को लाइन को अगर आप आगे बढ़ा देते हैं तो उसी लाइन के ऊपर आएगा, लेकिन ये पॉइंट आएगा C1 C2 के बाहर। इसका मतलब क्या आना चाहिए कि Q जो पॉइंट होगा C1 C2 को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, ठीक है। तो Q पॉइंट जो है डिवाइड करेगा किसको, C1 C2 को कैसे, एक्सटर्नली, बराबर ना, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा कौन से रेशियो में, सेम रेशियो में R1:2 R2 में। मतलब क्या होना चाहिए कि यहां से C1 से लेकर Q तक का डिस्टेंस होगा इस वाले सर्कल का रेडियस, और C2 से लेकर Q तक का जो डिस्टेंस होगा इस वाले सर्कल का रेडियस होना चाहिए, ठीक है, R1:2 R2 में। और P के लिए क्या होगा, ये जो इंटरनल टेंजेंट है उसके लिए, अच्छा इसको एक्सटर्नल टेंजेंट बोलते हैं और इसको इंटरनल टेंजेंट भी बोला जाता है। इसको इनडायरेक्ट या फिर इंटरनल, या फिर इसको डायरेक्ट और एक्सटर्नल ऐसा बोल सकते हैं, और इसको ट्रांसवर्स टेंजेंट भी बोला जाता है, ठीक है। मतलब ये अंदर से पास करते हैं तो, और इनका जो रेशियो होता है फिक्स होता है, P पॉइंट C1 C2 को R1 R2 में डिवाइड करेगा, Q पॉइंट जो C1 C2 को R1:2 R2 में डिवाइड करेगा, लेकिन ये इंटरनल डिवाइड करेगा, ये एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। बात क्लियर है। इसके बाद अब ये दूसरा जो केस है, दूसरे केस में क्या होगा, देखो ये दो सर्कल एक दूसरे को भी क्या कर रहे, टच कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या कंडीशन होना चाहिए, देखो यहाँ पे तुम्हारा C1 है, यहाँ पे तुम्हारा C2 है, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स D कितना आना चाहिए, सीधा R1 + R2 होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये R1 + R2 के बराबर होना चाहिए। ये तुम्हारा R1 है, ये तुम्हारा R2 है, तो डायरेक्ट ये डिस्टेंस कितना है, R1 + R2 के बीच में है। तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने होंगे इसमें, नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने होंगे, देखो एक तो दो तो डायरेक्ट होंगे, एक इधर से एक इधर से, और एक होगा इनडायरेक्ट, मतलब ये वाला एक ही होगा, ठीक है। मतलब इसमें होंगे टोटल 3 टेंजेंट्स होंगे, सही है। तो 3 टेंजेंट्स होंगे। अच्छा, जब तुमको ये इनडायरेक्ट टेंजेंट का अगर इक्वेशन निकालना है तो सीधा सीधा क्या कर लो, इसका इक्वेशन अगर तुमको S1 = 0 दे दिया है, इसका अगर इक्वेशन S2 = 0 दे दिया है, तो ये तो होता है डायरेक्ट रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस मतलब क्या होगा, S1 - S2 = 0, बस ये होता है तुम्हारा रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन, और ये इक्वेशन इसी का होगा, सही है। बाकी दो डायरेक्ट टेंजेंट के लिए बस Q पॉइंट जैसे एक्सटर्नल डिवाइड करेगा वैसे ही तुम्हारा वो बन जाएगा, ठीक है। फिर अगर दो सर्कल कैसे हो रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही टेंजेंट पॉसिबल है, वो डायरेक्ट, बराबर ना। तो उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि R1 - R2 का जो मॉड है इसकी वैल्यू ज्यादा होना चाहिए D से, और D की वैल्यू कम होना चाहिए R1 + R2 से, या फिर इसमें मॉड लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि डिस्टेंस है तो पॉजिटिव होगा, बस यहाँ पे तुमको मॉड लगाने की जरूरत है। तो R1 - R2 से ज्यादा होना चाहिए D होना चाहिए R1 + R2 से कम। और इसमें नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। डायरेक्ट टेंजेंट होंगे, इनडायरेक्ट टेंजेंट यहाँ पे इमेजिनरी होते हैं। अब अगर तुम्हारा ये सर्कल टच कर लेता है, बराबर, तो यहाँ पे तो एक ही टेंजेंट बनेगा फिर, और इसके लिए कंडीशन क्या होगी कि D की वैल्यू जो होना चाहिए R1 - R2 के बराबर होना चाहिए। तो जब D की वैल्यू कितना होगी, R1 - R2 के बराबर होगी, तब जाके क्या होगा कि दो सर्कल इंटरनली टच करेंगे, ठीक है। अगर बड़े रेडियस में से अगर छोटा रेडियस माइनस करो तो ये मॉड भी लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, इसके बाद
अब ये सर्कल के लिए क्या होगा, अच्छा देख क्या रहे यहाँ पे हो क्या रहा है वैसे समझ में आ रहा है आपको, ये R1 R2 में चेंज नहीं हो रहा है। देखो ये जो डिस्टेंस है ना सेंटर के बीच का डिस्टेंस वो कम होते जा रहा है। पहले बहुत दूर थे, फिर थोड़ा नजदीक आ गए, फिर और नजदीक आ गए, फिर और नजदीक आ गए तो टच हो गए, फिर बाद में और भी कम हो गया ये डिस्टेंस, मतलब डी अभी बहुत कम हो गया। डी इतना कम हो गया कि कितना हो गया कि इसमें से R1 माइनस R2 का डिस्टेंस ज्यादा हो गया अभी। तो ऐसे वाले सिचुएशन में क्या होगा कि सर्कल नॉट इंटरसेक्टिंग होंगे। सर्कल कैसे नॉट इंटरसेक्टिंग है लेकिन एक दूसरे के अंदर है, मतलब डी की वैल्यू अगर R1 प्लस R2 से ज्यादा होगी तो नॉट इंटरसेक्टिंग लेकिन बाहर से, और R1 माइनस R2 से अगर डी कैसा होता है कम होता है तो ये नॉट इंटरसेक्टिंग अंदर से, ऐसे। तो बस, और इसमें क्या होंगे, एक भी टेंजेंट पॉसिबल नहीं होगा, तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने होंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये 4-5 केसेस आपको याद रखना है, और इसके ऊपर क्वेश्चन अगर आ जाता है तो बहुत ही इजी होगा, बस अपने को कंडीशन ही चेक करना होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स ही बोला गया है, 2 सर्कल दे दिया है, तो कौन सी केस है वो देखना है आपको। तो पहला वाला सर्कल जो उसका सेंटर कितना आएगा, -1 -4 होगा, -1 -4 ये तुम्हारा सेंटर है, और रेडियस कितना आ जाएगा, r इक्वल हो जाएगा कितना, ये होगा 1 प्लस हो जाएगा 16 और ये होगा प्लस 23, सही है। तो कितना होगा देख लो, ये 20 प्लस 1 मतलब 24, ये होगा शायद √40। तो ये तुम्हारा पहला सर्कल का डेटा हो गया। दूसरे सर्कल का डेटा कितना है, ये होगा 2,5, ये होगा तुम्हारा सेंटर, और रेडियस कितना हो जाएगा, r इक्वल हो जाएगा ये होगा 4 और ये होगा कितना 25 और प्लस हो जाएगा 19। तो कितना हो रहा है देखो, ये होगा शायद 23 24, तो 23 और 25 तो 48 होगा क्या, चलो 48 होगा। ओके, तो अब तुमको देखना है कितना डी कितना है तुम्हारा, डी मतलब सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है डी कितना आना चाहिए, ये -1 -2 तो होगा √3 का स्क्वायर मतलब होगा 9, फिर -4 -5 कितना होगा -9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 मतलब कितना आएगा ये माइनस, तो होगा √90, सही है। अब √90 कितना होगा, ये होगा 9 पॉइंट समथिंग, बराबर ना, 9 पॉइंट समथिंग होगा। अब देख लो ये कितना है वैसे, ये √40 मतलब होगा 6 पॉइंट समथिंग, और √48 मतलब हो जाएगा ये 6.9 के आसपास, क्योंकि ये √49 7 हो जाता है ना, इसलिए। अब इन दोनों का एडिशन देख लो कितना आ रहा है, रेडियस का जो एडिशन है कितना हो गया, जो R1 प्लस R2 जो है कितना होगा, ये 6 और 12 के कम से कम 12 आएगा, और ये D कितना है वो 9 है, तो इसका मतलब कितना आएगा कि D जो है R1 प्लस R2 से कम है, ठीक है। अब R1 माइनस R2 करके देख लो कितना आ रहा है, तो R1 माइनस R2 अगर करेंगे तो 0.9 और 0 पॉइंट समथिंग मतलब 0 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। मतलब उससे क्या होगा, ये R1 माइनस R2 से जो है हमारा D ज्यादा है, R1 माइनस R2 से D ज्यादा है और R1 प्लस R2 से कम है। मतलब कौन सी केस हो गई, ये बीच वाली, ये वाली, ठीक है ना। यहाँ पे देख लो R1 R2 से ज्यादा है D है जो R1 प्लस R2 से। तो कितने टेंजेंट पॉसिबल है, सिर्फ 2 ही टेंजेंट जो कि डायरेक्ट टेंजेंट ही पॉसिबल है। तो बस यहाँ पे देख लो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन, मतलब जिसके 2 टेंजेंट जहाँ पे लिखा है वो ऑप्शन होना चाहिए हमारा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली एंड थीटा इज द एंगल कंटेन्ड बाय देयर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, देन साइन थीटा इज। अब डायरेक्ट टेंजेंट का तो आपको अभी मीनिंग समझ में आया। और कैसे वाले सर्कल जो है इसका एक सेंटर रेडियस है 4 और एक है 1, मतलब एक बड़ा सर्कल एक छोटा सर्कल है और एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो ये सर्कल एक बड़ा निकाल लिया हमने और एक छोटा सर्कल निकाल लेते हैं जो कि इसको एक्सटर्नल टच कर रहा है और छोटा सर्कल है ये। चलो ये सर्कल हो गया, ठीक है। अब इसका सेंटर, इसका रेडियस 1 है, इसका रेडियस कितना है 4 है। अब क्या करना है कि 2 डायरेक्ट टेंजेंट निकाल देना है। तो यहाँ से एक टेंजेंट जाएगा डायरेक्ट, मतलब ये बाहर से पास करने वाला, एक जाएगा इस साइड से, तो ये हुआ दूसरा टेंजेंट हमारा, ठीक है। ये पी पॉइंट पे कट कर रहा है सामान, चलो इसका रेडियस है 1, इसका रेडियस है 2, सही है। अच्छा क्या बोल रहा है हमको, साइन थीटा निकालना है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ये एंगल कितना है, थीटा है। तो इसका मतलब हमको किसका क्या निकालना है, ये थीटा अगर होता है तो इसका साइन वैल्यू निकालना है। तो तुम क्या करोगे, यहां से इसको मतलब ज्वाइन कर लिया, तो इसका मतलब ये आधे आधे बन गए, तो ये जो ऊपर वाला जो एंगल बनेगा वो θ/2 बनेगा। ये तुमको मालूम है कितना है, 2 है। ये भी तुमको मालूम है कितना है, 1 है, ठीक है। तो आप देख लेते हैं, अब इसको थोड़ा सा नेमिंग कर लेते हैं तो हमको इसको पढ़ने में आसान रहेगा। इसको तुमको जो बोलना है वो बोलो, मैं C1 C2 बोल देता हूं और इसको A और इसको B बोल देता हूं, ठीक है। अब देख लो ट्रायंगल कौन सा, बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा, C1 P और A के बीच में क्या होगा, जो साइन θ/2 है, साइन θ/2, ये जो आंसर आएगा कितना आना चाहिए बोल दो, साइन θ/2। अपोजिट साइड जो कितना होगा, C1 इंटू A डिवाइड बाय कितना होगा, C1 इंटू P होगा, बराबर ना। मतलब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा बोलो, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये तो 2 सर्कल के बीच का डिस्टेंस मतलब रेडियस का एडिशन होगा, तो ये होगा 2 और ये होगा 1। और इतना जो डिस्टेंस है C2 से लेकर P तक का, ये हम मान लेते हैं x, तो कितना होगा, ये बन जाएगा
अच्छा ये सॉरी ये 2 नहीं है, ये 4 है, ये 4 है, तो 4 प्लस 1 प्लस x होगा, सही है। तो कितना आएगा C1a, कितना होगा ये 4 होगा, और ये होगा 4 प्लस 1 प्लस x, मतलब हो जाएगा कितना 5 प्लस x होगा, बराबर है क्या ये बन जाएगा साइन थीटा बाई 2। ओके, किस वाले ट्रायंगल के लिए, C1p ये के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये छोटे ट्रायंगल के लिए, मतलब ये कितना ट्रायंगल, ये ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, बी C2 और P, इसके लिए इसमें भी देखो ये एंगल वही है थीटा बाई 2 है, और सामने वाली साइड कितना है 1 है, और हाइपोटेन्यूस का कितना है, वो तो है कितना x, तो यहाँ पे भी साइन थीटा बाई 2 तुमने लगा दिया, तो साइन थीटा बाई 2 कितना होना चाहिए, सामने वाली साइड x 1 हो गई और हाइपोटेन्यूस कितना x है, तो इसका मतलब x की वैल्यू तुमको मिल जाएगी यहाँ से कितना, साइन 1/sin थीटा बाई 2। तो बस यहाँ पे x की वैल्यू जो मिल गई है वो यहाँ पे रख देते हैं, तो कितना होगा ये 5 प्लस हो जाएगा x, और इधर से कितना आ जाएगा, इंटू होगा साइन थीटा बाई 2, और इंटू होगा कितना, इक्वल्स हो जाएगा 4। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ रही थी, 1/sin थीटा बाई 2 आ रही थी, तो ये है तुम्हारा x की वैल्यू। तो ये रख देंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये होगा 5 का 5, और यहाँ पे रख देंगे 1/sin, और होगा ये थीटा बाई 2, बराबर है क्या, और इसको मल्टीप्लाई कर लिया हमने किससे, साइन थीटा बाई 2 से, और इक्वल हो जाएगा 4। तो बस यहाँ से तुमको निकल जाएगा कितना, साइन थीटा बाई 2 निकल जाएगा, तो फिर हम लोग कॉस जो निकालना है वो निकाल सकते हैं, थीटा भी निकल जाएगा यहाँ से। तो मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ जाएगा ये 5 इंटू होगा साइन थीटा बाई 2, और यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2 कैंसिल होकर 1 होगा, और इक्वल 4 होगा। मतलब यहाँ से जो तुमको साइन थीटा बाई 2 मिला वो कितना मिल गया, ये मिल गया 3/5, बराबर ना। और तुमको निकालना क्या है वो देख लो पहले, साइन थीटा बाई 2 तुमको निकल गया है, अब तुमको निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा निकालने के लिए साइन थीटा बाई 2 अगर मालूम है तो तुम कॉस थीटा बाई 2 निकाल दो। कॉस थीटा बाई 2 कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर के लिए कितना आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर, जो कितना आएगा 1 माइनस 9/25, मतलब हो जाएगा 4/5, सही है। कैसे निकाल रहा हूं मैं, इसमें रख के साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और इक्वल टू 1। इसमें कितना होगा, ये होगा 9/25, बराबर ना, प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल हो जाएगा 1। ये भाई साहब उधर चले गए, तो 1 माइनस 9/25 मतलब हो जाएगा 16/25, तो कॉस की वैल्यू कितना आ जाएगी 4/5 आ जाएगी। तो तुमको क्या मिल गया, कॉस थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2 ये दोनों मिल गए हैं। तो तुमको चाहिए कितना, साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना होगा देख लो, ये हो जाएगा 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2, 2 टाइम्स होगा साइन थीटा बाई 2 और होगा कॉस थीटा बाई 2। ओके, तो कितना होगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा साइन थीटा बाई 2, कितना आना चाहिए 3/5 होना चाहिए, और कॉस थीटा बाई 2 मतलब हो जाएगा 4/5। बस सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है, ये होगा 6 और ये साइज 24/25, तो ये होगा तुम्हारा आंसर, साइन थीटा होगा 24/25। तो बस ये ऑप्शन हो जाएगा, सही है। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम पॉइंट 3,4 क्वाड्स आर ड्रॉन टू द सर्कल x² + y² - 4x = 0, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ क्वाड्स। ये भी बहुत इजी है, वैसे मिड पॉइंट का ही लोकस है, तो तुमको क्वाड का इक्वेशन जिसका मिड पॉइंट मालूम है वो मालूम होना चाहिए था, t = S1 होता है, बराबर ना। तो ये कोई क्वाड है तुम्हारी, और ये पॉइंट ये जो मतलब क्वाड जो है 3,4 से पास हो रही है, ऐसा है। और ये जो मतलब ये 3.4 से पास होने वाले बहुत सारे क्वाड बनेंगे, ये भी बन सकता है या फिर इधर एक बन सकता है ऐसा। तो इसका मिड पॉइंट जो है चेंज हो रहा है, ये आपको पता चल रहा है। तो तुमको जो पॉइंट ये जो है इस मिड पॉइंट, इसको P मान के इसका H, K इसको मान लिया, और Q पॉइंट से लाइन पास कर रही है। तो जिसका मिड पॉइंट H, K है उसका इक्वेशन मालूम, उसके क्वाड का इक्वेशन मालूम हो जाएगा क्या, कितना होना चाहिए, t = हो जाएगा S1, बराबर ना, t = S1 होगा। तो ये t = S1 जो है कैसे होगा, देखो ये सर्कल का इक्वेशन तो यहाँ पे लिखा x² + y² = -4x लिखा हुआ है, तो उसके लिए t मतलब क्या होगा कि टेंजेंट एट x, H, K, तो ये होगा x × H प्लस हो जाएगा y × K माइनस हो जाएगा 4 टाइम्स कितना आना चाहिए x प्लस हो जाएगा H और डिवाइड बाय होगा 2, सही है। और इक्वल टू S1 कितना होगा, H का स्क्वायर प्लस हो जाएगा K का स्क्वायर माइनस हो जाएगा कितना, -4 × H हो जाएगा, सही है ना। तो आप देख लो, सॉल्व कर लो, इसको कितना आएगा, तो होगा x × H प्लस हो जाएगा y × K और ये होगा कितना -2x और होगा -2h, और ये कितना आएगा h² प्लस हो जाएगा k² और ये होगा -4h। अब तुमको क्या निकालना है, तुमको निकालना है h और k के बीच का रिलेशन। तो यहाँ से x sin y को रिमूव करना पड़ेगा, है ना। लोकस चाहिए तुमको, इसका मतलब यहाँ पे जो x आया और ये y आया उसको रिमूव करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी x है, ठीक है ना, इसको रिमूव करना पड़ेगा। बाकी तो h और k के बीच में रिलेशन है, ठीक है। तो x sin y को रिमूव कैसे करेंगे, तो देखो ये जो x sin y है क्या है, तो ये जो h, K किसके ऊपर होना चाहिए, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर होना चाहिए,
बराबर ना, मतलब ये जो इक्वेशन है किसका है, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, बराबर ना। अगर तुम चेंज भी करते हो स्ट्रेट लाइन, ऐसे भी अगर कर लेते हो तो मिड पॉइंट तुम्हारा ये होगा, लेकिन ये सारी लाइन कहां से पास करेंगे, ये क्यू पॉइंट से पास करेंगे ना, बराबर क्या। ये जो t इक्वल टू s1 निकाला तुमने, क्या निकाला, ऐसे क्वाड का इक्वेशन है जिसका मिड पॉइंट h k है, और ये सारे जो क्वाड्स होंगे ये q पॉइंट से पास करेंगे, इसका मतलब q पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो तुम इसको ये जो 3.4 जो है इसके अंदर रख दो, तो ये होगा कितना 3h, और ये कितना आएगा 4k, और ये होगा कितना, ये होगा -6, और ये होगा -2h, और बस ये होगा सॉल्व, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, और होगा ये -4h। अब ये h को x रख दो, k को y रख दो, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दो। तो पहले तो ये x स्क्वायर लिख दिया और प्लस y स्क्वायर, मतलब ये दोनों को लिख दिया मैंने, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कितना है, ये है 3h और ये है 2h, कितना होगा 1h होगा, उधर आके कितना होगा -5h होगा, लेकिन h को लिखना है मुझे x। यहाँ पे 4k था, 4k कहीं दूसरी जगह पे नहीं, तो ये 4 × y उधर आ जाएगा, और ये +6 भी उधर आ जाना चाहिए, तो ये होगा +6, और ये इक्वल होगा 0। चलिए, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -5x -4 और +6, मतलब -5 -4 और 6, -5 -4 और +6, तो ये ऑप्शन यही सही है, सही है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल्स विच कट द सर्कल ऑर्थोगोनली, मतलब ये दो सर्कल को ऑर्थोगोनल होने के लिए हमको उस सर्कल के सेंटर का लोकस निकालना है, और ये तो बहुत इजी है। अगर दो सर्कल दिया गया है आपको, दो सर्कल दिया गया है, और उन दो सर्कल को ऑर्थोगोनली कट करने वाले सर्कल के सेंटर का अगर लोकस निकालना है, तो वो जो सर्कल का सेंटर का लोकस जो होता है वो होता है रेडिकल एक्सिस, बराबर है क्या, ये होता है रेडिकल एक्सिस। और रेडिकल एक्सिस क्या होता है, इन दो सर्कल का डिफरेंस ले लो, दो सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर लो, बस s1 - s2 होता है, s1 - s2 = 0 होता है। s1 - s2 के ऊपर ये सारे के सारे ऑर्थोगोनल सर्कल आ जाते हैं, उसके सेंटर इसके ऊपर आ जाते हैं, तो बस इसका सब्ट्रैक्शन करना है। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4x माइनस हो जाएगा 6y, और कितना आ जाएगा +9 और इक्वल 0, ठीक है। और दूसरा सर्कल कैसा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर से कितना आ जाएगा -5x होगा, और प्लस हो जाएगा 4y, और इधर से आएगा -2 और इक्वल 0। बस इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देना आपको। तो ये माइनस ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे आएगा 9x, और यहाँ पे आएगा कितना 10y, और इधर से आएगा +11 इक्वल 0। तो 9 - 10 + 11, तो 9 - 10y + 11, 9 - 10y + 11, 11 कहाँ से, 11 तो है नहीं यहाँ पे, तो कुछ गड़बड़ किया क्या। देखो दो सर्कल थे, यहाँ पे 9 था, यहाँ पे -2 था, बराबर। तो सब्ट्रैक्शन कर लिया, तो ये तो बराबर है, ये बराबर, तो 9 + 2 तो 11 आना चाहिए था, सही है। तो बस 9x - 10y + 11, तो ये कुछ गड़बड़ लिख दिया, तो +11 मतलब ये वाला चेंज कर लो, ये वाला नहीं, इसी को चेंज कर लो, +11 कर दो यहाँ पे, तो सी ऑप्शन तुम्हारा हो जाएगा, सही है। मतलब जो ऑर्थोगोनल सर्कल होते हैं उसका सेंटर अगर निकालना है, तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, रेडिकल एक्सिस निकालो। ये जो कंसेप्ट है ये अच्छे से याद रख लेना तुम, ठीक है। या फिर साइन यहाँ पे शायद गलती से माइनस या प्लस, यहाँ पे प्लस होना चाहिए था शायद, यहाँ पे अगर प्लस होता तो शायद कौन सा तो ऑप्शन मैच कर लेता, ठीक है। समझ में आ रही क्या आपको बात, चलो बात नहीं, कोई नहीं, समझ में आ रही है, उसके हिसाब से आप ऑप्शन देख लेना। एंगल एट विच द सर्कल्स, ये दोनों इंटरसेक्ट जो कर रहे हैं वो एंगल निकालना है। और हमने शायद बोला था कि अगर दो सर्कल होते हैं, ये सर्कल एक और ये सर्कल अगर दूसरा होता है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल थीटा, ये कैसे निकालते हैं हम लोग, इसके लिए है फॉर्मूला cos थीटा = कितना होगा, मॉड ऑफ r1 का स्क्वायर, यहाँ पे मॉड लिखने की जरूरत नहीं, वैसे r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर डिवाइड बाय होगा 2 × r1 r2, बराबर ना। अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर लेते हैं तो क्या हो जाता है कि r1 + r2 = d होता है, मतलब टच करते, तो इसका मतलब अब r1 r2 अगर इंटरसेक्ट करे तो r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर जो है d स्क्वायर से ज्यादा ही होता है, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव आता है, तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है वैसे इसके लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब तुमको r1 r2 निकालना है, d निकालना है। तो r1 तो तुमको मिल गया, चलो r1 का स्क्वायर ही मिल गया, कितना है 10 है, r2 का स्क्वायर भी मिल गया, कितना है, वो तो 5 के बराबर है, और d निकाल दो, d कितना आ जाएगा √, या फिर d का स्क्वायर ही निकाल दो ना सीधा सीधा, तो d का स्क्वायर ही चाहिए आपको। तो 1 माइनस इसमें कितना आएगा, इसका सेंटर कितना है, इसका सेंटर होगा 1,0, पहले वाले सर्कल का, दूसरे वाले कितना है 0,2 है, तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा 1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5, मतलब d स्क्वायर तुम्हारा 5 है, तो कितना आएगा देख लो, ये होगा r1 का स्क्वायर मतलब 10, और r2 का स्क्वायर कितना होगा 5, और माइनस हो जाएगा d का स्क्वायर मतलब 5,
और नीचे कितना आएगा 2 इंटू रूट 10 होगा और रूट होगा 5। सही है, ये 5 और 5 कैंसिल होगा और ये ऊपर कितना बन रहा है, ये बन जाएगा ये 2 और ये 5 बनेगा। सही है ना, तो इसका मतलब 5 डिवाइड बाय होगा कितना, ये होगा रूट 5 रूट 2 बन जाएगा। कैसे, क्योंकि ये भी रूट 5 इंटू रूट 2 है, रूट 5 में से 5 बाहर निकल आएगा तो हो जाएगा 1/√2। तो cos थीटा की वैल्यू कितना है, cos थीटा हो गया तुम्हारा 1/√2। इसका मतलब थीटा जो तो होगा तुम्हारा कितना आना चाहिए, ये होगा π/4। सही है, तो बस ये ऑप्शन तुम्हारा होना चाहिए था और π/4 वाला ऑप्शन ये होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय भारत।